एआई लोगों की जॉब खत्म कर रही है। कुछ जॉब खत्म कर रही है, यस। जैसे जो 5-10 इंसान मिलकर कंपनी में कोड लिखते थे, एक एआई मॉडल के थ्रू जल्दी लिख सकता है, तो कुछ जॉब खत्म कर रही है। लेकिन जितना जॉब वो खत्म कर रही है उससे ज्यादा वो क्रिएट कर रही है। तो डेटा इज द वेपन ऑफ फ्यूचर। डेटा में सारी इंफॉर्मेशन जो आती है ना, उसमें एक एक इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी से लेके हर चीज स्टोर होती है। एआई का यूज करके हम कैसे एक स्टार्टअप को और बूम दे सकते हैं। एआई का यूज किसी भी स्टार्टअप के लिए हो सकता है। आजकल की दुनिया में एआई हर चीज में इंटीग्रेट हो सकता है। कॉल कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, अभी ये एक एआई डायरेक्ट न्यूज के फॉर्म में वो न्यूज रिपोर्टिंग कर सकता है। एआई का मल्टीपल यूज है। इंडिया से बहुत सारे लोग मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन के लिए यूएसए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक क्या गेटवे है। आपके पास आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। पासपोर्ट तो मस्ट है। और मास्टर्स के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, जीआरई या जीमैट। हमारा पार्टनर एज ए नवोदयन हो तो हमारे लिए लाइफ कितना इजी हो जाती है। 10-11 साल से लेकर 17-18 साल तक अगर आप सेम जगह पे हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके हार्मोन्स डेवलपमेंट भी लगभग सिमिलर पीरियड में हुए होंगे। एक दूसरे के बिहेवियर का अच्छा अंदाजा हो जाता है। हेलो नवोदयन कम्युनिटी, और आज हमें नीलेश भैया जी के साथ, और नीलेश भैया जी जेएनवी पूर्णिया से हैं और अभी यूएसए में एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो आज हम भैया के साथ बात करने वाले हैं। तो भैया, आप एज ए डेटा इंजीनियर कंपनी में क्या रोल होता है। बेसिकली मैंने जो डिग्री एनालिटिक्स में की थी, तो डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है तो वो बेसिकली होता है, एक बिजनेस टीम होती है, ठीक है, फिर आती है टेक्निकल टीम। तो टेक्निकल टीम जो काम करती है उसके बेसिस पे बिजनेस टीम डिसीजन बनाती है, जो बेसिकली फिर प्रॉफिट में कंपनी के काम आता है, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, कोई भी डेटा उनको मिल गया, उसके बेसिस पे कुछ उन्होंने इनसाइट्स निकाले, उसकी वैल्यू फाइंड की, कुछ मतलब जो होता है ना, और वो मैट्रिक्स बनाए, और फिर वो मैट्रिक बिजनेस यूजर यूज करेंगे। उसके आधार पे फिर कंपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, मान लो कुछ इंप्रूव करना है, क्या करना है। लेकिन जो डेटा एनालिस्ट को वो जो डेटा मिलता है, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए डेटा इंजीनियर का काम होता है। जैसे आप वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपने लॉगिन किया, आपने कुछ डिटेल्स भरे, कई बार वेबसाइट पे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, और फिर अलग अलग सोर्सेस होते हैं, अलग अलग तरीके के डिटेल्स होते हैं। वेबसाइट पे आपने ये डिटेल भरा, फिर एक बार फॉर्म आएगा, ऑफलाइन फॉर्म, उसमें भी डिटेल्स भरते हैं, राइट। तो कई बार उसका जो पीडीएफ का डेटा और फिर वेबसाइट का डेटा, इस और या कई बार टेबल के फॉर्म में भी डेटा रहता है, इन सब जगह जो डिटेल्स भरे गए उसको कंबाइन करके उसको यूजेबल बनाने का काम होता है डेटा इंजीनियर का। जो बैकग्राउंड में जो सही डेटा तैयार करते हैं ना, मान लो खराब डेटा है, जंक डेटा, जिस डेटा में तुम डायरेक्ट इंसाइट्स नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी तभी तुम इंसाइट्स निकाल पाओगे ना, तो वो वाला काम डेटा इंजीनियर का होता है। ये डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, दे ऑल दीज आर द सेम डोमेन। देखो, तीनों का कहीं ना कहीं जो कॉमन ग्राउंड होता है ना, वो एनालिटिक्स होता है, ठीक है। और इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो डेटा इंजीनियर का काम होता है वो हो गया पहले वाला जो मैंने बताया आपको, कि मान लो रॉ डेटा कहीं से आया, उसको यूजेबल फॉर्मेट में बनाना। जब आपने उसको यूजेबल फॉर्मेट में बना दिया है, फिर आता है काम डेटा एनालिस्ट, उसके बेसिस पे बिजनेस के यूजर के लिए कुछ उसने इनसाइट्स निकाले। डेटा साइंटिस्ट उसको एक लेवल और ऊपर ले जाता है डेटा एनालिस्ट की चीज़ों को। डेटा एनालिस्ट ने जो उसमें दिखा वो बता दिया, ठीक है, एक ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ये बता दिया। लेकिन डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसने जो देखा उसके आधार पर फ्यूचर में क्या सेल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कई बार प्रिडिक्शन करता है, कई बार और डिटेल्ड एनालिसिस निकालता है, इजी वे में अगर समझना है तो। और मोर ऑन एआई रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, फिर जाते रहती है। कई बार वो एमएल एल्गोरिदम लगाता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाता है, और एआई से रिलेटेड थोड़ा काम होता है। ये हो गया डेटा साइंटिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का काम होता है सिंपली उसके बारे में बता देना। मान लो कॉम्बिनेशन करना है, कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन लगाने हैं जिसमें कुछ जोड़ना है, एवरेज निकालना है, ये सब काम डेटा एनालिस्ट का है। मान लो कि सबकी सैलरी दी हुई है, एवरेज सैलरी इस कंपनी में क्या है एचआर की, तो ये काम निकालेगा डेटा एनालिस्ट, ये बता देगा। इस तरीके का काम डेटा एनालिस्ट करता है। डेटा साइंटिस्ट इस तरीके की सैलरी है तो कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, उसके आधार पर प्रेडिक्शन मॉडल बनाता है। और डेटा इंजीनियर उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है। इसमें जो एआई है, एआई पे बेसिकली कौन काम करता है। एआई से मोर क्लोजली काम डेटा साइंटिस्ट करता है। बट आजकल तो एआई नॉर्मल लोगों के लाइफ में भी इंटीग्रेट हो चुका है, फ़ोन में भी हम एआई यूज करते हैं। लेकिन इसमें इन तीनों प्रोफेशन में ज़्यादा क्लोजली एआई का काम डेटा साइंटिस्ट करता है, जो एमएल एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, इन सब का काम करता है। बेसिकली एआई के बारे में बात करें तो एआई अभी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, और हम बात करें कि सोसाइटी में आ गई है अच्छे से, लोग उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह एआई टूल्स आ गए। एआई कैसे इंसान के लिए हार्मफुल है या कैसे हेल्पफुल है। एआई पे रिसर्च हुई थी, और एआई का मेन पर्पस इसलिए हुआ था कि जो ह्यूमन जो काम कर रहे हैं,
ठीक है, कई सारे कामों को AI काइंड ऑफ ईजिली कर देगी और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी कर देगी, ताकि ह्यूमन कोई दूसरे क्रिएटिव काम पे कर पाए। बट आजकल जैसे AI बहुत एडवांस हो चुकी है, AI खुद भी क्रिएटिव हो चुकी है, तो AI की क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी आसान हो गई। जैसे आपने कुछ प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे, जैसे GPT मॉडल्स हैं, ChatGPT, ठीक है, ऑटोमेटेड चैटबॉट बन गया है जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बेसिकली उसको ट्रेन करके आप अपने अकॉर्डिंग आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, इसी वजह से AI जब सेल्फ ट्रेनिंग में आ गए, तो AI के पास अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब अगर उसको मॉनिटर नहीं किया गया है, क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं तो ये पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं, इस रेंज के बीच जो है ना तुम जा सकते हो, ये नेगेटिव चीज़ है, इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हमने नहीं बिठाया तो ये AI अनकंट्रोल हो जाती है। इसका तो काम है खुद से सीख सकती है। अब तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी इस दुनिया में पड़ी हुई है। जितना डेटा उनको मिलेगा, अगर उन्होंने मान लो कहाँ से भी डेटा उठाया, कहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो फिर उसके आधार पे वो लर्न करके कई बार गलत चीज़ भी कर सकती है। तो उसकी वजह से ह्यूमन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। काइंड ऑफ ट्विटर पे मान लो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने वो वाले कमेंट पढ़ लिए जिसमें बहुत ज़्यादा हेट फैला हुआ है, तो वो हेट कमेंट्स को रीड करके थोड़ा ना उस अपना जो मिजाज है वो हेटफुल बना लेगी, तो हो सकता है वो अब्यूज़ करने लगे, ये करने लगे, ऐसा हो सकता है। एलोन मस्क ने इसके बारे में एक बार बोला था कि AI इज अ डेंजरस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो मतलब आप इस पे क्या सोचते हैं? एलोन मस्क वैसे बहुत बड़ा नाम है, बट अगर एलोन मस्क को देखा जाए, उन्होंने बोला ये जरूर था, बट वो बहुत ज़्यादा AI यूज़ करते हैं। अपने ट्विटर में भी उनकी जो कार है टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें भी AI यूज़ होता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एल्गोरिदम है जो उस कार को खुद मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के चला पा रहा है, ठीक है। तो AI वो बहुत डीपली यूज़ करता है। मुझे लगता है उन्होंने अनकंट्रोल्ड नॉन मॉनिटर्ड वर्जन ऑफ AI पे बोला होगा कि अगर हमने सही से मॉनिटर नहीं किया ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तब ये डेंजरस हो सकती है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो हो सकता है कंट्रोल में होगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बट यस, इट्स पॉसिबल कि कई बार हम मॉनिटर कर ही ना पाए उसको, वो इतना पावरफुल हो जाए। तो अभी क्या लगता है कि AI लोगों की जॉब खत्म कर रही है? इसके पीछे मेरा दो मत है। कुछ जॉब खत्म कर रही है, यस। जैसे जो कोडिंग इंसान लिखता है, AI को अगर ट्रेन कर दिया गया है, तो जो 5-10 इंसान मिलकर कंपनी में कोड लिखते थे, वो एक AI मॉडल के थ्रू वो खुद ट्रेन होकर लिख सकता है, वो जल्दी लिख सकता है। तो इस मामले में कह सकते हैं कुछ जॉब खत्म कर रही है, लेकिन जितना जॉब वो खत्म कर रही है उससे ज़्यादा वो क्रिएट कर रही है। क्या हो रहा है, अगर आपने AI सीख लिया, मान लो आप किसी भी फील्ड में, आप फोटोग्राफर हैं, जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, राइट, तो फिर आपका काम होता होगा एडिटिंग वगैरह का। अब देखिए AI की मदद से जो पॉडकास्टर्स होते हैं वो कई बार थंबनेल्स बना सकते हैं, कई अलग चीज़ें बना सकते हैं, तो उस वजह से आपकी हेल्प हो गई। तो कुछ काम जो अपने हैं ना, जो बहुत मेहनत लग रहा है जो करने में, और उसमें शायद कम क्रिएटिविटी यूज़ होगी, वो आपने डेलीगेट कर दिया AI को। तो ये एक इंटेलिजेंट वे ऑफ यूजिंग AI होगा, जिस वजह से काफ़ी जॉब क्रिएट भी हो सकती है। हो सकता है जो पॉडकास्टर जो ये करते, उनके लिए लर्निंग कर इतना डिफिकल्ट होता है, एडिटिंग एंड ऑल, वो करते ही नहीं, वो थक जाते हैं वही एडिट करने में। अब कई सारी चीज़ें जो ईजिली हो जाती है, फिर वो फोकस कर सकते हैं मोर क्रिएटिव पार्ट्स पे, कि किस तरीके से बातें करेंगे, क्या करेंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जॉब लॉस कर सकती है कुछ लेवल पे, बट AI अगर जिसने सीख लिया तो उस वजह से काफ़ी जॉब क्रिएट भी हो सकती है। AI का यूज़ करके हम दूसरी जगह काम को आसान कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि AI के थ्रू डीप फेक वगैरह जैसी चीज़ें चल हाँ, रही हैं मार्केट में, लोग उससे कुछ नेगेटिव चीज़ें बना रहे हैं, करेक्ट, किसी का फेस लगा के कुछ भी, मतलब राइट। देयर इज अ यूज इन सम न्यूडिटी थिंग्स इन सोसाइटी। तो अभी ये भी तो एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है AI का, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बेसिकली मतलब आपने सही कहा कि ये जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जो डीप फेक है वो कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है, कई लोगों की लाइफ ख़राब कर सकता है, क्योंकि लोग, हम सब समाज में रहते हैं, राइट। और फिर अगर कुछ डीप फेक जो न्यूडिटी और इन सब चीज़ों का बात किया आपने, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी एम्बैरेसिंग सा फील हो सकता है विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, राइट। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो उसी जगह फिर आता है जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट बताया ना मैंने, कि अगर हम उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाए कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, या फिर इस तरीके की चीज़ें हो, तो इसका एक दूसरा सोल्यूशन मुझे अभी तक ये लगता है कि अभी ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और बहुत ओरिजिनल जैसा बनने लग गया है। तो अब जो है इस पर हम क्या कर सकते हैं ना, जो वेबसाइट और जिस तरीके की पोस्टिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी कंट्रोल होता है डेटा का हर जगह। मतलब ऑल दो एवरीथिंग इज़ वेरी एनक्रिप्टेड, बट इसका पब्लिक जो आउटबर्स्ट है ना उसको हम रोक सकते हैं। मतलब कंटिन्यूअस डिलीशन एंड ऑल वी कैन डू, मतलब फाइंडिंग, एंड फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज़ AI।
मतलब गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज AI कि कहीं पे किसी वेबसाइट को क्रॉल करते रहें और फाइंड करते रहें, स्क्रैप करके कि अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही है तो उसको तुरंत मतलब पुट डाउन किया जाए। ऐसा अभी से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से ही हम उसकी एल्गोरिथम में उस तरीके से उसके पैरामीटर्स हम कर दें कि वो कुछ इस तरीके का कुछ प्रॉम्प्ट दे तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे। डेवलपमेंट करें इनिशियल पार्ट, कई बार AI का डेवलपमेंट खुद कर, तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम सबके पास जाके उस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है कि इसके क्रिएशन को सब लोग इंडिविजुअली खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उनके पास जब फ्रीडम रहता है तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम रोक क्या सकते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है उस आधार पे मुझे लगता है उसका शेयरिंग रोक सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से उसको हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे T सीरीज होता है राइट, क्लेम कर देता है ना कि मतलब ये मेरा कॉपीराइट है, इसको हटा दो, तो ये गलत चीज़ है, इसकी शेयरिंग रोक सकते हैं। या कोई भी चीज़ शेयर हो रही है ना, अगर डीप फेक या फेक जो भी चीज़, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, वो पोस्ट ही ना हो। हम पोस्टिंग रोकना हमारे लिए ज़्यादा आसान है सारे, क्योंकि उसमें बहुत सारी वाईफाई कंपनीज और ये इन्वॉल्व होती है राइट, जो डेटा बेसिकली दे रही है हमें, तो फिर उसको हम रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि हम कोडिंग में रोक दें। कोडिंग में रोक सकते हैं कंपनी के लेवल पे, बट इंडिविजुअल डेवलपर कैन डेवलप एनीथिंग। जैसे कि एक नॉर्मली बोलते हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट में कोई भी कुछ क्रिएट कर सकता है, यदि वो खुद इंसान एक नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो वो भी खुद एक कुछ नेगेटिव क्रिएट कर सकता है। करेक्ट, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब अगर हम हर एक इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं राइट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है सरकार के लिए, लोगों के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आपके थ्रू पोस्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद इस पे कार्रवाई करेंगे। कोई भी वीडियो या कुछ भी पोस्ट करते हैं, अपलोड होता है, तो बेसिकली सर्वर के पास जाता है ना, वो ये अपलोड हो रहा है। जैसे हमने यूट्यूब पे कुछ अपलोड किया तो यूट्यूब को पता होता है कि अपलोड कर रहा है, अगर कई सारी चीज़ें अपलोड ही नहीं होगी वहाँ पे, या कंटेंट तुरंत वो पुट डाउन कर देंगे। तो उसी तरीके की चीज़ें हम लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं, छोटी छोटी कंपनी को भी वो करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ जो वो पोस्ट कर रहे हैं उससे पहले वेरीफाई करें ये ओरिजिनल है या नहीं है, जस्ट जैसे ही उन पर कुछ डाउट हो तो फ्लैग करना चाहिए उस टाइम पे, और वो पोस्ट ना हो तब तक जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाए। तो अभी AI में हम एज ए कैरियर देख सकते हैं कि AI में कैरियर कैसा है फ्यूचर के रेफरेंस में हम देखते हुए। AI में काफ़ी ब्राइट करियर है, मुझे लग रहा है कि AI का जो करियर है ना, बस AI सोच के कि AI में करियर बनाना है, इंस्टेड ऑफ AI का यूज़ करके किसी और चीज़ में करियर बनाना है, उसके प्रोस्पेक्ट ज़्यादा खुल रहे हैं। AI को आप एक उस टूल की तरह देखिए जो आपकी हेल्प कर रहा है कुछ भी काम करने में। AI की वजह से हो सकता है फार्मर्स को फसल उगाना ईजी हो जाए राइट, क्योंकि किसी चीज़ को हमने ट्रेन कर दिया और सब चीज़ बता दिया कि यहाँ की कंडीशंस ये है वो है, उसके आधार पे क्या करना चाहिए, तो फार्मर्स को वो याद नहीं रहेगा, लेकिन AI मॉडल को याद है कि इस तरह का सॉइल है, तो फिर उसमें ये होता है। और कोई मशीन बना सकते हैं जिसके आधार पे वो टेस्ट करे और खुद ही सजेस्ट करे कि यहाँ पे इतना एसिडिक है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक है तो इसके आधार पर हमें इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कोई बेसिक सोल्यूशन यूज करना चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ताकि हम बेसिकली हमें प्रोडक्शन बनाना है ना, तो वो फार्मर्स भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग का तो मैंने बता ही दिया, उसमें लोग करते ही हैं यूज़। और कोई जैसे हम रॉकेट भेजते हैं उसमें AI का यूज़ करके उसको डायरेक्शन जो है ना उसका फिक्स कर सकते हैं कि मतलब जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो जाए, और ये कर सकते हैं। और AI वगैरह आजकल ट्यूबलाइट से लेके बल्ब में भी आ गया है, अगर बल्ब जला रहे हैं आप उसको प्रोग्राम करके उसका ब्राइटनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राइट। ये बहुत ही वो यूज़ है AI का जो हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, ये सब AI की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने बैकएंड पे कोड लिखा होगा जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। जैसे एंटरप्रेन्योर हैं जितने भी, हाँ, वो AI से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में भी अभी ओपन AI के जो CEO आए थे तो उन्होंने बोला कि जो ChatGPT है उसका मॉडल इंडिया में डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा कौन करेगा और ये पॉसिबल नहीं इंडिया वालों के लिए। तो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने बोला कि ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि हम खुद एक AI प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं खुद का। सर्च इंजन ग्लोबल लेवल पे सबसे पॉपुलर गूगल है, हमारा भी सर्च इंजन है राइट, बहुत सारे सर्च इंजन है वर्ल्ड में, गूगल सबसे पॉपुलर है। उसी तरीके से जो AI है हमारे बहुत सारे चैटबॉट्स हैं लोकली जो ऑपरेट कर रहे हैं राइट, लेकिन शायद ChatGPT के इतना बड़ा नहीं हो पाया अभी। उसके रीज़न ये हो सकते हैं क्योंकि उनके पास जो पावर होती है GPUs की वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा मिल गई। अब तो खैर माइक्रोसॉफ्ट पैक कर रही है उसको, तो इट्स इवन मोर पावरफुल। इन इंडिया इट्स क्वाइट पॉसिबल टू डेवलप समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कई बार बेटर भी बन जाए, लेकिन हो सकता है अभी तक बस बनी ना हो। बस ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट अभी तक बनी नहीं है,
क्योंकि डिजिटल पेमेंट के बारे में भी अगर आपको पता होगा तो डिजिटल पेमेंट इंडिया में बिल्कुल नहीं था पहले। अमेरिका, फ्रांस और इन सब कंपनीज में बहुत पहले से चल रहा था, बट इंडिया बहुत कम डिजिटल पेमेंट कर रहा था, 2% और समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैं भी हार्डली कभी कार्ड से ट्रांजैक्शन करता था। लेकिन जब यूपीआई आया तो यूपीआई वाज लाइक रिवॉल्यूशन हियर, राइट। तो यूपीआई की वजह से हमने देखा कि कितना जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया। विद इन 3 to 5 ईयर्स अब एक एक जो हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सबके पास यूपीआई कार्ड है। जो अगर स्ट्रीट पे भी वेजिटेबल्स बेच रहा है उनके पास भी अब क्यूआर कोड है जिसके थ्रू हम डिजिटली स्कैन करके, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये सोच के बहुत आसान लगता है, बट इतना ज़्यादा अमेरिका में भी पॉपुलर नहीं है डिजिटल पेमेंट। बहुत लोग अभी भी वहाँ पे कैश यूज करते हैं, वहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ होता है। तो उसी तरीके से जो एआई का डेवलपमेंट है, हो सकता है अभी तक नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता है, कभी हो सकता है अचानक से हो जाए, बट येस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, जिसके लिए बहुत रिसोर्सेस लगाने पड़ते हैं और थोड़ा सा मतलब हमें एज ए कंट्री हल्का तरीका जो है ना सोचने का। क्योंकि कई चीज़ों में हम जो सोचते हैं ना, हम जनरली कुछ जो बनी बनाई चीज़ें होती है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं सिमिलर तरीके से, तो फिर उस तरीके में कई बार क्रिएटिविटी का लॉस हो जाता है। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बन जाए, और जो उन्होंने चैलेंज किया था दैट वाज गुड। एंड सैम ऑल्टमैन ने भी थोड़ा इसलिए भी बोला था बिकॉज अगर हम लो लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर स्केल पे कर रहे हैं, तो इट इज मेकिंग नो सेंस फॉर अस टू डेवलप अ मॉडल, राइट। इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर आर मॉडल्स। अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर डेटा नहीं है, नॉर्मल डेटा है, राइट, दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर डेली पर्पज, तो हम बेसिकली खुद के मॉडल डेवलपमेंट पे खर्चा कर क्यों करें। हम जो मॉडल बना हुआ है उसका यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपना बिजनेस बढ़ा सकें, अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम डेवलपमेंट पे आगे ऑब्वियसली बेटर कर सकते हैं। सैम ऑल्टमैन ने शायद इसलिए भी बोला होगा क्योंकि वो उनकी कंपनी है और अपनी कंपनी की तारीफ कौन नहीं करना चाहता है। और महिंद्रा ने भी उनको चैलेंज के रूप में बोला था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद उन्होंने बोला था कि मतलब हम एक बनाएंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड, समथिंग लाइक वो ट्वीट किया था, राइट। अभी कार की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है, ड्राइवरलेस कार पे महिंद्रा बहुत काम कर रही है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्रैक किया और इस चैलेंज को लिया है और मेहनत कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो देयर इज अ चांस दैट वी माइट हैव गुड एआई मॉडल्स 10-20 ईयर्स में, तो फॉर श्योर कि बहुत ही अच्छा मॉडल बन जाएगा। बट अगर जल्दी 4-5 साल में हम सोच रहे हैं कोई उस लेवल का हो जाए, तो थोड़ा सा अभी डाउट है मेरे को, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। और खुद का एआई मॉडल होना कितना जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जो आपने डीप फेक और ये बोला ना, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ हम अपने प्लेटफॉर्म पे रोकें, हो सकता है दूसरी जगह वो सर्कुलेट हो जाए, राइट। और डीप फेक की चीज़ें या कुछ भी, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नेशनल सिक्योरिटी, जिसको बेसिकली हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ नेबर, लाइक फेमस नेबर्स, तो जिनसे कभी ना कभी हमारा थोड़ा लड़ाई चलते रहता है। तो फिर उस वजह से कि हमारा जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, it's very necessary for us to have a inbuilt all systems, everything, सारा डेटा यहीं पर रहे, हमारा डेटा ना जाए यहाँ से बाहर, जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ के यूजर्स का डेटा यहाँ पे सिक्योर रहे, मतलब इंडियन नेशन में ही रहे, मतलब भारत के अंदर ही रहे, यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ का डेटा यहीं स्टोर होना चाहिए हमारे देश के, और इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज को आने से मना कर दिया था इस चक्कर में। और आपने सुना होगा कि मार्क जकरबर्ग वो शादी में भी आए थे, बहुत ही फेमस वेडिंग हुई थी उसमें आए थे, राइट। वो इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है उनके साथ, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ उन्होंने इसलिए कोलैबोरेशन किया है ताकि वो डेटा स्टोर कर सकें यहाँ पे। तो देयर इज़ अ कंपनी, इट्स रिक्वायर्ड। बट फेसबुक पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, बट इट कैन कंट्रोल इंडियन कंपनी, राइट। सो इसलिए उनको स्टोर करने के लिए यहाँ से किसी से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो खुद का इंडिपेंडेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका लॉस हमें हुआ था 1999 में शायद कारगिल वॉर के दौरान, जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शेयर हो गए थे पाकिस्तान के साथ। तो बट अगर हमारा अपना जीपीएस सिस्टम है तो हम कोई दूसरा जीपीएस यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर आपने जीपीएस अपने फ़ोन का बंद कर दिया है तो फिर आप ट्रैक नहीं हो रहे हैं ना आप, लेकिन अपना जीपीएस यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना, आई डोंट नो अपने सिस्टम को क्या बोलते हैं, बट अपना कोई जो लोकेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वी कैन यूज़ दैट, सो दैट विल बी श्योर कि दूसरे कंट्री का कंट्रोल नहीं है इस पर और हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। हमारे देश का डेटा हमारे देश में स्टोर हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर देश से बोला था और वहाँ हुआ है कि उन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए हमने बहुत सारे ऐप यहाँ बैन कर दिए। करेक्ट, वो शायद आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी। तो देयर इज द बिग थिंग इन अ फ्यूचर के डेटा ही एक ऐसी चीज होगी जिस पे कोई देश दूसरों को एक वॉर लाइक सिचुएशन में भी उसको हरा सकता है। हाँ,
कि तो डेटा इज द वेपन ऑफ फ्यूचर आई थिंक। तो अब क्या सोचते हैं उसके बारे में? हाँ बिल्कुल सही है। मतलब डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ स्टोर होती है, राइट। मतलब किसी न किसी फॉर्म में रहती है, और जो हम शेयर कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर अपने देश में स्टोर हो रहा है तो क्या है कि हमारे देश के लोगों के बीच ही है वो जब तक, और उसका भी एक्सेस काफ़ी लिमिटेड लोगों को होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू पब्लिक ऑल द डेटाज एंड एवरीथिंग। दिस शुड बी रेस्ट्रिक्शंस स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा। और वो बाहर की शक्तियों को तो हम बिल्कुल यूज़ करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एंड या मतलब दिस इज़ द न्यू थिंग दैट इस पर वॉर भी हो सकती है, और फिर वॉर में बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। मैंने जैसे बताया पहले भी, जीपीएस का कोऑर्डिनेट, क्योंकि उनको पता चल गया था पाकिस्तानी आर्मी को, दे वर एबल टू ट्रैक क्या हो रहा है। और डेटा का यूज़ ऐसे भी आप सोच सकते हैं, एक बार ताज पे हमले हुए थे, हमारे ताज होटल्स पे, राइट, मुंबई में। तो उस दौरान जो मीडिया चैनल था, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी, चूंकि वो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रही थी पाकिस्तान में, तो उनको पता चल रहा था कि हमारे जो एनएसजी कमांडोज के पोजीशंस क्या हैं। तो उसके आधार पे वो बच भी जा रहे थे, और उस ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लग गया, जबकि एनएसजी कमांडो वाज सो क्विक। मतलब वो जो मिशन करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि जो उनका डेटा है ऑलरेडी उनको पहले से पता है। तो दे वर सो प्रोएक्टिव, दे वर वॉचिंग ऑन टीवी, वो अभी किस खिड़की पे हैं, किस गेट पे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोटेक्ट हो सकती है। ये मैं अभी एग्जांपल इस तरीके से बता रहा हूँ, ये तो चलो मीडिया चैनल है, लेकिन इसी तरीके से जो जीपीएस रिलेटेड डेटा है, आपका जो पोजीशन ट्रैक करके बता रहा है, तो वो भी अगर दूसरे देश को पता चल जाएगा तो आप पे उसका एज हो जाएगा ना, मतलब कुछ भी प्लान करने के लिए। तो दैट्स वाई वी शुड हैव डेटा इन आवर कंट्री, सो दैट मिनिमम। और अकाउंट डिटेल्स अगर आपकी पता चल गई है, मान लो आपका अकाउंट चाइना स्टोर कर रहा है और वो कंट्री स्टोर कर रही है जिससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, और किसी दिन उनको पता चला, धीरे धीरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे, आपके ट्रांजेक्शन पैटर्न को पता करके आपको वैसे एड्स दिखाए जाएंगे कि इसमें आपका बेनिफिट है, एंड व्हेन यू विल बाय दैट एंड यू विल लूज ऑल द मनी स्लोली स्लोली, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो डेटा जो है अकाउंट रिलेटेड और जो भी सिक्योरिटी है जिस चीज़ से रिलेटेड है अपने पास रखें, वो एनक्रिप्टेड रखें और अपने पास रखें। वो डेटा यूज़ करके किसी देश के अंदर हम ऐसे गृह युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, इनके देश में क्या चल रहा है उस तरीके का। हाँ, कोई लोग हमारे खिलाफ ही कर सकते तो हैं। मतलब अदर कंट्री उस डेटा का यूज करके दे कैन मैनिपुलेट सो मेनी थिंग्स इनसाइड, इवन द गवर्नमेंट, दे कैन मैनिपुलेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ दे नो द ऑल द पैटर्न्स एंड ऑल, दे कैन मैनिपुलेट इलेक्शंस, राइट, जिसको लोगों के प्रति सेंटिमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में वोट पानी, बिजली, रोड और फिर स्कूल, इन सब मुद्दों पे मान लो मिल रहा है, तो फिर इन मुद्दे की चीज़ों को पॉजिटिव दिखाएंगे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बाकी लोगों को, सो दैट उनके ध्यान उधर रहे कि अरे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वही इलेक्शन जीतेगी, राइट। और हम किसी और को ये शक्ति नहीं दे सकते ये मैनिपुलेट करने का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से डेटा को स्टोर करना ही है, ये वो एक फ्यूचर की नीड है कि उसको स्टोर करना ही है, उसको सिक्योर भी करना है। मतलब पहले की भी नीड थी, बट पहले हमारे पास शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना पावर नहीं था कि हम आंखों में आंख मिला के बोल पाए, बट नाउ वी आर रियली हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। सो इस तरीके से हम जो है अब बता सकते हैं और बता रहे हैं। जैसे नॉट ओनली अबाउट डेटा, थिंक अबाउट कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाह रहा है, कोई बाहर मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री मैन्युफैक्चर करके बस यहाँ सेल करना चाह रहा है, हमारी गवर्नमेंट उस पर भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। दे आर सेइंग इफ यू वांट टू सेल समथिंग, फॉर एग्जांपल टेस्ला, यू हैव टू बिल्ड टेस्ला इन इंडिया। अगर आप टेस्ला यहाँ बिल्ड करोगे देन ओनली वी विल अलाउ यू टू सेल। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रोजगार क्रिएट होगा, ये होगा। तो इसीलिए मतलब एक जो सिस्टम है ना, डेटा प्लस एनीथिंग, दैट वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट बी मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो दैट दे विल टेक कंट्रोल। एक तरह से गुलामी हो जाती है वो, अगर हम दूसरे को अपना कंट्रोल दे देते हैं ना, फिर उसके इशारों पे हमें नाचना पड़ेगा, राइट। तो फिर इससे थोड़ा बचना है। जब वो इधर ही आके कुछ सेटअप करेंगे तो टेक्नोलॉजी से शेयर होगी, हमारे ही लोग जान रहे होंगे कैसे चीज़ बिल्डअप हो रही हैं, तो एक तरीके से रोजगार क्रिएट होगा, मतलब वहाँ के लोगों को मिलेगा, हमारे यहाँ की जो है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ पे बात कर रही है, हाँ। AI का यूज़ करके हम कैसे एक अपना स्टार्टअप में उसको और बूम दे सकते हैं? डिपेंड करता है आप किस तरीके का स्टार्टअप करना चाहते हैं। AI का यूज़ किसी भी स्टार्टअप के लिए हो सकता है। आजकल की दुनिया में AI हर चीज़ में इंटीग्रेट हो सकता है। आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब AI का यूज़ करके, लेट्स से कि आपको यूट्यूब का वीडियो बनाना है, ठीक है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या होता है, आप स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी AI मॉडल्स अवेलेबल हैं, ChatGPT। और उसी के बाद अगर आपको फिर वीडियो उससे क्रिएट करना है, उसमें इसको समराइज करना है, राइट, तो एक वॉइस एडिटर और उस टाइप का भी चीज़ होता है जो उसको
टेक्स्ट को वॉइस में कर देगा, फिर उस वॉइस को रोल करके यू कैन हैव अ कार्टून फेस, और समवन, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इंसान का भी फेस लगा सकते हैं, वो लगा के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके और फिर आपको पोस्ट करना है। तो जो AI है ना, तो जो हम कॉल कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं अभी, ये एक AI डायरेक्ट न्यूज़ के फॉर्म में वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकता है। AI कुछ और भी कर सकता है, मतलब AI का मल्टीपल यूज़ है, मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ में है। तो हर स्टार्टअप के लिए इट्स बेनिफिशियल, जो भी वो करना चाहता है। जैसे हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं अभी के पर्टिकुलर चीज से। राइट, जैसे AI का रिकमेंडेशन है, वो बहुत हेल्प करता है। जैसे जोमेटो को पता है कि मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किए थे छोले भटूरे, तो मुझे वो छोले भटूरे सबसे टॉप पे दिखाएगा, सो दैट मैं जब छोले भटूरे ऑर्डर करूँ, उनको पता है ना कि मैं छोले भटूरे पसंद करता हूँ, तो मुझे दूसरा ऑप्शन आएगा, तो फिर वो मुझे वो नहीं दिखाएंगे, छोले भटूरे दिखाएंगे। तो छोले भटूरे मैं ऑर्डर करूँगा तो फिर सबको पैसा मिलेगा, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जो लोग करना चाहते हैं ना, उसका पहले से पता चल जाना AI का एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। और हमें जब वो पता होगा तो हम उस मार्केट को उस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। AI का हम एग्जैक्टली ये बात करें तो AI किस फील्ड में और ज़्यादा इफेक्टिव ह्यूमंस की लाइफ में इम्प्रूव कर सकती है? AI में क्या होता है ना, देखो जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, वो कई सारे स्कैन रिपोर्ट और वो देखते हैं, ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, उनके विजन की इशू हो सकती है, वो हो सकती है। तो AI जो स्कैन रिपोर्ट को देख रहा है ना, आजकल रेडियोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा एक्यूरेसी से देख पा रहा है, इतना ट्रेन हो गया है। वो आपके बॉडी के पिगमेंट्स को देख के कई बार बता पा रहा है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आप डायबिटिक हो, राइट। ये सारी चीज़ें AI कर पा रहा है। बट इस चीज़ में काफ़ी हम ठीक ठाक एडवांस हो चुके हैं अभी। लेकिन जो एक मेरे को मेजर यूज़ केस लगता है, बिकॉज इन अ लार्जर लेवल स्टिल मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी विलेज में रहती है, तो अगर किसानों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, AI की मदद से हमें ये पता चल सकता है बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, तो उसकी वजह से हम प्लान बना सकते हैं कि मतलब आज हमें क्या एक्शन लेना है, ये जो फसल है उसको बचाने के लिए, या फिर हम अपनी पानी को बचा सकते हैं। अगर बारिश होने वाली है तो जरूरी नहीं है बोरवेल का पानी हम डालें, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाएगी, उस वजह से प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो मुझे लगता है फार्मिंग में इसका बहुत बड़ा यूज केस है। जब हम कीटनाशक डाल रहे हैं, तो कीटनाशक हम डाल रहे हैं किस बेसिस पे डाल रहे हैं? कीटनाशक डालने से, केमिकल वाले कीटनाशक डालने से कई बार जो उर्वरकता शक्ति होती है मिट्टी की वो घट जाती है। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं ना, हम उसमें मिट्टी का एनालिसिस कर लें। मिट्टी का एनालिसिस करके AI ये बता सकता है कि इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ों का कंपोनेंट ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, ये क्या कमी है, और उसके आधार पे वो जो कीटनाशक है उसी अमाउंट में डालें, कीटनाशक भी बचेगा और मिट्टी की जो शक्ति है वो भी कम नहीं होगी। तो मुझे लगता है फार्मिंग में एक बहुत बड़ा मेजर रोल AI प्ले कर सकता है, जिसमें हम थोड़ा अभी नहीं कर रहे हैं। मतलब फार्मिंग में और अच्छा हो सकता है। करेक्ट, हमारे फार्मिंग में मतलब अगर एक सेक्टर में चूज करना चाहूँ, मुझे लग रहा है फार्मिंग कैन बी टू एनी लेवल, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव लिमिटेड लैंड कंपेयर टू द पॉपुलेशन दैट वी हैव। लेट्स कंपेयर विद अदर कंट्रीज, राइट। लेट्स से चाइना के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, बट हाँ उनका बहुत सारा ज़मीन यूजेबल नहीं है, पॉपुलेशन आसपास है। और बाकी US को देख लीजिए, हमारा लगभग 2.5 टाइम साइज है, बट पॉपुलेशन इज 1/4, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो उनके पास पर बंदा 10 गुना ज़्यादा ज़मीन है, तो उस वजह से हमारे पास लिमिटेड एरिया है, बट नीड तो है ना। देयर आर 140 करोड़ पॉपुलेशन टू फीड। अब इनको खाना कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन जो है उसमें कम एरिया में इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्या बेस्ट प्रोडक्शन हो, सो दैट we'll get everything. तो there are lot of things that's getting already developed, बट मुझे लग रहा है फार्मिंग में बहुत स्कोप है AI का। अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है तो आई थिंक फार्मिंग विल बी अ सेक्टर if they are interested and they are ready to get the knowledge of it, right, so it will be fruitful. जैसे आप USA में जॉब कर रहे हो, तो जब आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया था? देखो US में मैंने डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैं ना पहले वहाँ मास्टर्स करने गया था। मतलब आई डिड मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट। पहले मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मास्टर्स में पढ़ाई की, और पहले का भी नॉलेज था थोड़ा, तो फिर उसके आधार पे फिर मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया था, और फिर स्विच करके नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज ए डेटा इंजीनियर इन वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब मास्टर्स आपने USA से किया? करेक्ट, मैंने मास्टर्स USA से। तो जैसे यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन के लिए USA जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक क्या गेटवे है? तो देखिए, मतलब मास्टर्स एजुकेशन को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो फैक्ट बात है, इंडिया में बहुत लोगों का पासपोर्ट भी नहीं बना होता है, राइट। वीज़ा लगने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। तो कुछ चीज़ें जो प्री रिक्विजिट है ना, मुझे लगता है वो इवन प्लानिंग जैसे मन में आए तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। मतलब पासपोर्ट वगैरह आप रेडी रखो हमेशा स्टार्टिंग से, अगर आपके मन में सोच भी आ रही है, क्योंकि पासपोर्ट आपकी खराबी नहीं करेगा, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं करेगा।
इट्स अनदर आइडेंटिटी प्रूफ, राइट, एंड इट्स अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप ऑफ कंट्री, तो यू शुड हैव इट। तो पासपोर्ट एक रहना चाहिए, राइट। और फिर उसके बाद एक चीज़ और है जो एप्लीकेशन से पहले आपको सोच लेना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का टाइम होता है ट्रांसक्रिप्ट इशू करने का। ट्रांसक्रिप्ट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट डिफरेंट होता है। जो ग्रेजुएशन का एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है ना, दैट्स बेसिकली ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट एक पेज में है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट उससे थोड़ा अलग होता है, कई लोग उसके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। आपके पास आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी से बात कर लो, वो ट्रांसक्रिप्ट आपके यूएस की यूनिवर्सिटी में भेज दें। जब ये दो चीज़ हो जाए, पासपोर्ट तो मस्ट है, फिर आपको प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन का। डिपेंड करता है बैचलर्स करने जाना चाह रहे हो या मास्टर्स करने जा रहे हो। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो थोड़े रिस्क और ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत यंग हो। आप एक नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कितना रेडी हो नहीं हो ये आपको नहीं पता। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे, तो हो सकता है आप कहीं भटक जाओ। तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब अनलेस इफ आई सी समबडी इज रियली into it and they have to go and it's more logical for them to go, then only I recommend बैचलर्स करने जाओ, क्योंकि बैचलर्स की फीस भी ज़्यादा होती है मास्टर्स से नॉर्मल केसेस में, ठीक है। अब मास्टर्स के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, GRE या GMAT। बैचलर्स वाले उसी तरीके का एग्जाम दे सकते हैं, SAT कहते हैं उसको। तो ये तीनों एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो फिर ये देने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ में। डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना है। कई यूनिवर्सिटीज़ उसको वेव ऑफ भी कर देती है, मतलब बिना GRE GMAT के भी आपको ले सकती है। But there is one test that is almost mandatory, that is called TOEFL TOEFL और IELTS। तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम दे सकते हो। और TOEFL वैसे USA का है और IELTS जो है मतलब ब्रिटिश काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया और फिर ये मतलब कनाडा वगैरह, ये लोग मोस्टली देखते हैं, राइट। लेकिन US भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट TOEFL IELTS दोनों देखती है। तो ये दोनों एग्जाम में से कोई एक देने के बाद आप ये कंफर्म करते हो US को, क्योंकि US में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी में है, राइट। तो यू कंफर्म कि तुमको इंग्लिश आती है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, कई बार आपको टॉफल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके रजिस्ट्रार ने अगर साइन करके दे दिया दैट एजुकेशन और मतलब मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज इंग्लिश, तो कई यूनिवर्सिटी टॉफल आइल्स भी वेब ऑफ कर देती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया, एग्जाम हो गया। अब एग्जाम के बाद आपको सेलेक्ट करना है किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी होती हैं, राइट। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है किस तरीके का आपका करियर पर्सपेक्ट बनाना है, किस स्टेट को चूज़ करना है, उस आधार पे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है उसके साथ फ्लो करता है। उन्होंने एडमिशन दे दिया, देन देयर इज लॉट ऑफ वीज़ा थिंग्स एंड आई ऑल गेट इन्वॉल्व। आई डोंट वांट टू गेट इन द टेक्निकलिटीज़। मतलब इस तरह से 2 स्टेप से आप बेसिकली इन हो जाते हो एडमिशन प्रोसेस में। फिर वो आपसे जो पूछेंगे आपको बताना है, राइट। फिर उसके बाद आपको फाइनेंसेस अपने रेडी रखने होते हैं कि आपके पास उतने पैसे हैं कि आप वहाँ पढ़ लोगे बिना इलीगल काम किए हुए। इलीगल मतलब ऑफ कैंपस काम किए हुए हो सकता है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, राइट। दीज आर थिंग्स नॉट अलाउड। आपको कैंपस के अंदर काम करने का कुछ टाइम मिलता है, उसमें कर सकते हो। और अपने फाइनेंसेस को देखने पड़ते हैं। फाइनेंस के लिए अलग तरीका है। कई बार लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा फीस होती है, जो मैंने स्टार्टिंग का स्टेप बताया ना, वहाँ पे आप फीस सेव कर सकते हैं। GRE GMAT में एक्सेप्शनली परफॉर्म करके यू कैन सेव अप टू 100% स्कॉलरशिप, राइट। यू कैन सेव 100% ऑफ द फीस। और फिर उसके साथ अलॉन्ग विथ 100% स्कॉलरशिप आपको पैसे भी मिलते हैं कई केसेस में। तो ये चीज़ें जो है मतलब लोगों को पता नहीं होती है कई बार, तो वहाँ पे पढ़ना फ्री हो जाता है। और कई कॉलेज की फीस 20 lakhs 30 lakhs 40 lakhs डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो पीपल कैन गो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी मतलब और अपना एजुकेशन कर सकते हैं। और ये पढ़ाई जो वो करने का सोच रहे हैं उसका फाइनेंस उनको दिखाना पड़ेगा पहले। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे केसेस में भी लोन भी दिखा सकते हो आप, एजुकेशन लोन, जो आजकल बहुत सिंपल है मिलना। इंडिया की बहुत सारी कंपनी HDFC क्रेडिला, राइट, और एक्सिस बैंक भी देती है। और बहुत सारे सिक्योर्ड लोन SBI और सारे गवर्नमेंट बैंक्स भी देते हैं। तो ये सबसे लोन मिल गया और फिर आप पढ़ाई करने चले गए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद मेरे को नहीं लगता है बहुत मतलब उस पर डिटेल में अभी जाना चाहिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो कई बार भैया जो हायर एजुकेशन के बारे में जो सोचते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर उनके जो फाइनेंसेस है उनको अलाउ नहीं करते इतने ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। तो उनके लिए जैसे स्कॉलरशिप वाले बहुत सारे जो फॉरेन स्कॉलरशिप होती हैं, तो क्या क्या स्कॉलरशिप हैं जहाँ हम हायर एजुकेशन के लिए जाएँ तो अप्लाई कर सकते हैं, यदि हमें सच में सही से पता हो। ओके, देखो बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है। कई बार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी दे देती है। जनरली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कई स्टेट्स में स्कॉलरशिप है। लेकिन उसके अलावा एक फुल ब्राइट करके स्कॉलरशिप होता है, वो लेकिन लिमिटेड लोगों को मिलता है। तो देयर अदर स्कॉलरशिप दैट दे कैन थिंक ऑफ इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप डायरेक्ट मिल जाता है डीन के थ्रू। उसमें क्या होना चाहिए ना, देखो जैसे किसी यूनिवर्सिटी में
मान लो 80 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, चलो मानो, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए वो नॉर्मल स्कोर 80 है, आपने अगर 95 स्कोर किया है तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पेशल बच्चे हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जरूर गया है, बट आपने अगर यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली ना, तो ज़्यादा चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने के। जैसे मान लो बहुत ही यूनिवर्सिटी में एवरेज स्कोर मान लो x है, आपका x प्लस 10% है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती है, ये मैं काफ़ी लेमन टर्म में बता रहा हूँ। और फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है डीन को, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, एडमिशन काउंसलर को, उनको बताना पड़ता है क्यों स्कॉलरशिप दें आपको। स्कॉलरशिप ऐसे लिखना पड़ता है, तो स्कॉलरशिप ऐसे में आप जनरली मेंशन करते हो कि मेरी ये अचीवमेंट रही है, आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, और मैं आऊँगा तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मैं कैसे वैल्यू ऐड करूँगा, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर उनको लग गया कि आप सही में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो दे इशू फ्यू थिंग्स। कई बार आपको टीए मिल जाता है, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिल जाता है। यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग सा फॉर्मेट है, सब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है। कई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिलते ही स्कॉलरशिप मिल जाती है 100%। अलॉन्ग विद दैट जो ग्रेजुएट असिस्टेंट्स का जॉब होता है ना, वो कर रहे होते हैं, उसकी जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो उनका काम होता है कई बार टीचर के पेपर चेक करना, टीचर को थोड़ा सा हेल्प करना कई चीज़ करने में, और कई बार रिसर्च वर्क करना, रिसर्च असिस्टेंट कहते हैं उसको। तो अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप होती है जो मिल जाती है। और वो स्कॉलरशिप एक तो यूनिवर्सिटी मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आपको प्रोवाइड कराती है, कुछ जो स्कॉलरशिप है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इंडियन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, बट मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता है इंडियन गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, बट मुझे ये पता है करती है। और एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है जो बहुत, बट वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है, तो उसको टारगेट करना बस कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और फिर आप इस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप टारगेट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फाइनेंस का जो आपने बताया, अनसिक्योर्ड लोन भी मिल जाता है, क्योंकि एक आपकी फेस वैल्यू बन जाती है जब आप एडमिशन पाते हो ना किसी यूनिवर्सिटी में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में, तो बैंक के नज़र में ना मेरी वैल्यू है कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में पढ़ने जा रहा है, पढ़ेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा। तो जो रिस्क है ना, जो अभी बैंक आपको 50 लाख लोन दे सकती थी वो शायद नहीं देगी, लेकिन आपको एडमिशन लेटर मिलता है ना किसी यूनिवर्सिटी का, डिसेंट यूनिवर्सिटी का, तो बैंक वो ऑफर लेटर दे देती है, क्योंकि उनको लगता है जब पढ़ेगा तो जो पैसे दे देगा, और बैंक का तो इंटरेस्ट से फ़ायदा ही होता है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। तो मतलब जब आपको एडमिशन मिल जाता है, उसके आधार पे अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है, आपको ना कोई ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, ना कोई घर गिरवी रखना पड़ता है, आपको लोन आपके काबिलियत के आधार पे मिल जाता है, कि आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के आधार पे मिलता है, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जब पढ़ाई खत्म कर दिए फिर लोन चुका दीजिए। हायर एजुकेशन के लिए हम फॉरेन के लिए टारगेट करें तो हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि हमारे क्या पर्पज है, हम क्यों जाना चाहते हैं फॉरेन में एजुकेशन करने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। फॉरेन हम क्यों एजुकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं? देखिए मतलब कोई नीड नहीं होती है कि फॉरेन जाना ही है, राइट। इंडिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बिल्कुल है जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। फॉरेन मैक्सिमम लोग जो जॉब करने आते हैं ना, एक अलग कल्चर से वाकिफ़ होने जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने बैचलर्स किया था, तो इट वॉज मोर लाइक थियोरी ड्रिवन, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी और फिर उसके आधार पे हम वो करते थे। बट जो मैंने मास्टर्स किया ना, इट वॉज मोर प्रैक्टिकल ड्रिवन, मतलब उसमें असाइनमेंट जो होते थे ना, इट वॉज मोर लिंक टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, असली ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या जॉब में कैसे करेंगे, तो वो उस तरीके का कोर्स था। तो वो एक्सपोजर मिलता है, और मुझे लगता है वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरा चीज़ ROI का जो एक्सपेक्ट है ना, मतलब इंडिया में अगर नॉर्मल जॉब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक टॉप IIMs ले लेते हैं, राइट, ABC, यू कैन टेक एनी ऑफ दोज। अराउंड ABC की फीस अभी लगभग 35 लाख के आसपास है, 32 से 35 लाख है अहमदाबाद का, राइट। और एवरेज पैकेज है 27-28 लाख के आसपास है, कुछ ऐसा ही है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। तो आपने जब जॉब करना चालू किया तो आपने 35 लाख खर्च कर दिए, मानो आप 35 लाख कमाते कमाते आपको कितना टाइम लगेगा, या आप कब तक जोगे? क्योंकि मान लो आपकी 28 लाख सैलरी है, कुछ 12-15 लाख लगभग साल का खर्चा होगा, क्योंकि आपको सैलरी वो गाँव में नहीं मिल रही है, शहरों में मिल रही है। तो आपने मान लो 10-12 लाख दे दिया, तो 3-4 साल लगभग लोन चुकाने में निकल जाते हैं, ठीक है। जो इन हैंड पैकेज आता है, फिर जितना खर्चा होता है, और उसके आधार पे 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर फॉरेन का वही देखोगे, मान लो बाहर की फीस अगर 50 लाख है, 50 लाख ले रहा हूँ, उससे कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, ठीक है। 50 लाख में ऐसे ले रहा हूँ, 20 लाख भी फीस होती है। तो 50 लाख अगर फीस है, तो आपको पहले साल का मान लो पैकेज मिला लगभग 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ का, राइट। एवरेज 60-70 लाख के आसपास लग जाती है। तो फिर उसके बाद आप देखोगे वहाँ पे भी अगर खर्चा लगभग 30 लाख के आसपास अगर वो साल का कर रहे हैं, तो 30 लाख लोन पहले साल चुका देंगे, और मतलब 2 साल में। तो ROI फास्ट है। और अगर फैसिलिटीज़ देखी जाए, आपको मैक्सिमम एक्सपेंस किस चीज़ में करना पड़ता है?
टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो होती है ज़्यादा खर्चा मांगती है, राइट। आपके लिए मेजर एक्सपेंस क्या है? अगर आप नॉर्मल फैमिलीज को देखोगे, बेंगलोर में कोई फैमिली रह रही है, लेट से 2 पति पत्नी है, मतलब पति पत्नी और एक बच्चा है, उनका एक्सपेंस क्या क्या होता है? रेंट हो गया, रेंट के अलावा गाड़ी हो गई, और फिर मे बी वो शायद अच्छा कमा रहे हैं तो फिर सारे प्रोडक्ट वगैरह अच्छे खरीदेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट, लैपटॉप्स, ये सब खरीदेंगे, राइट। अब लेके चलते हैं इसको थोड़ा उधर। गाड़ी जो है अमेरिका में सस्ती है, INR में भी कंपेयर करोगे सेम लेवल की गाड़ी सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी गाड़ी नहीं चलती है, मतलब जो बेस मॉडल है जो यहाँ की इकॉनमी के लिए अच्छी है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे महंगी गाड़ी, ऑल्टो एंड ऑल वहाँ नहीं चलती है, राइट। तो वहाँ बेसिक गाड़ी का रेंज लगभग 15-18 लाख से स्टार्ट ही होता है, लेकिन उसमें एयरबैग्स वगैरह होते हैं, लेकिन वही सेम गाड़ी यहाँ महंगी मिलेगी, INR में भी कंपेयर कर लो तो। गाड़ी में मेजर एक्सपेंस होता है, फिर रेंट को अगर छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे होता है, जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें खरीदी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं US में सस्ती है, तो ओवरऑल जो पैसे की सेविंग होती है ना वो US में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और कई बार लगता है एक नई कंट्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये होता है। बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हैं, मतलब वो भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया में अगर आपको कुछ करना है तो आप हो सकता है आप एक कुक अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे थोड़ी नीड होती है, बट अवेलेबल नहीं होती है सिमिलर पैसे में, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट दूसरा बेनिफिट ये है कि मतलब पैसे ज़्यादा बच जाते हैं बेसिकली, अगर आपको 5 साल 7 साल बाद भी रिटर्न होना है ना इंडिया, तो ज़्यादा पैसे बचे रहते हैं, और एक नई कंट्री का एक्सपोजर भी हो गया, चीज़ें सीखने को भी मिली। एजुकेशन पर्सपेक्टिव अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो एजुकेशन के लिए जाते हैं वो शायद सोचते हैं कि वहाँ पे जाके थोड़ा वर्क का एक्सपोजर मिल जाए ना, तो शायद इंडिया में और बेटर परफॉर्म करें। जैसे बच्चे जो जाते हैं USA में, वहाँ के जो लोगों का, हम जो यहाँ के लोगों के लिए कैसे बिहेवियर रहता है, मतलब इफ वी टॉक अबाउट इन अ कैंपस, इन कैंपस एंड आउट कैंपस। ओके, कैंपस में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैंपस में आजकल सरप्राइज हो गए आप, स्पेशली IT रिलेटेड कोर्सेज में बहुत सारे इंडियंस हैं, कई यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम तो इंडियंस ही हैं, मतलब इंक्लूडिंग माई यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे कोर्स में थे ना वो मैक्सिमम इंडियंस थे। यूनिवर्सिटी में ओवरऑल कोर्स में अमेरिकन बहुत हैं, बट जो बिजनेस एनालिटिक्स और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें इंडियंस बहुत हैं, मतलब 70% के आसपास। जब से चाइनीज़ बच्चे थोड़े कम हुए, 60 से 70% इंडियन हो गए थे, और फिर इतने इंडियंस हैं, तो वो वाला फील वहाँ नहीं आता है। बट बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा कई बार चीज़ें फेस करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, फितरत की बातें हैं। नेचर ने ऐसा बनाया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो रूल है ना वो हर जगह लागू होता है। कैसे लागू होता है बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर कोई सदर्न इंडिया से कोई बंदा आता है तो हम कई बार उसकी हिंदी का मजाक उड़ाते हैं, हिंदी उसका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट। और हम शायद वो समझ नहीं पाते हैं, हमें तो लगता है मजाक चल रहा है इसलिए मस्ती में बोल देते हैं, राइट। अब अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, हम जब उधर जाते हैं तो भी हमारा मजाक उड़ता है, और आपस में नॉर्मल चीज़ों में हम कई बार मजाक मजाक में कई सारी चीज़ें कह देते हैं, फैट सेमिंग कर देते हैं, कलर को लेके कई बार कुछ चीज़ें कह देते हैं, राइट। ये वहाँ भी सेम चीज़ हो रही है, जहाँ पे इंसान कोई डिफरेंट किसी को फील करेगा तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, बट हर जगह होता है। वहाँ दिखता है इसलिए क्योंकि सफ़र हम कर रहे हैं, हमें तभी फ़र्क पड़ता है जब सफ़र हम करें। वैसे ही हम करते हैं दूसरों के साथ भी, देर में अरे भाई तू मोटा है, राइट, तूने वेट गेन कर लिया, ये सारी चीज़ें हम बोल देते हैं नॉर्मली, बट ये सारी चीज़ों से हो सकता है उसको अच्छा फील ना हो, बुरा लग रहा हो, लेकिन जब हमें कोई बोलता है तो हमें बुरा लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होती है। मैं अपना इंसिडेंट एक बताना चाहूँगा। एक बार मेरे साथ एक क्लब में हुआ था ऐसा कि मेरे को कुछ बंदे थे, सो दे वर लाइक डांसिंग, और मैं भी डांस कर रहा था नॉर्मली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि गो बैक टू इंडिया, ऐसा कुछ बोला। तो उस पर 2 तरीके का रिएक्शन हो सकता था। मेरे को थोड़े वो बदमाश से लगे, कई बार बदमाश से यहाँ पे भी होते हैं ना क्लब में, तो 2-4 लोग थे, तो गो बैक टू इंडिया उन्होंने बोला, तो मैंने नॉर्मली लिया उसको, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2 तरीके से रिएक्ट कर सकता था। एक तो ये कि उनको कन्फ्रंट करता, क्यों ऐसा बोला भाई, व्हाई डिड यू से दैट, राइट। बट आई टुक द अदर अप्रोच, मैंने बोला ओ गो बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड डांसिंग लाइक दैट। सो फिर उसके बाद उनके साथ मैं डांस करने लग गया इस बात पे, जैसे क्लब में तो सब डांस कर रहे हैं ना, तो गो बैक टू इंडिया ऐसे करके, तो उनको लगा यार किससे पंगा ले लिया, तो फिर ऐसे करके उसको लाइट माहौल में तब्दील करके निकल गया वहाँ से। तो ऐसे होता है, कई बार कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो मेरे को कुछ फेस नहीं करना पड़ा वैसे मेजर आज तक, और मुझे लग रहा है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबके बीच की प्रॉब्लम है, ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। और कहीं भी आप फॉरेन लैंड पे हो तो एक तो कई बार रूल और चीज़ों का रिस्पेक्ट आपको करना है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है। जैसे जो इंडिया में आए हैं तो इंडियन कल्चर का रिस्पेक्ट उनको करना चाहिए। जब हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन कल्चर शुड बी रिस्पेक्टेड हियर, राइट। तो सिमिलर थिंग, जो उनका कल्चर है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं।
तो ऐसा है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसा फेस नहीं करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो के आपके साथ भेदभाव करे, वो नहीं फेस करना पड़ा है अभी तक। आपने ये बताया कि 70% इंडियन इन टेक्निकल कोर्सेज में होते हैं। कई बार होते हैं, मतलब हमेशा नहीं, बट कई बार 80-90% भी होते हैं, कई बार 40-50 भी होते हैं, बट बहुत होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में IT सेक्टर में अच्छे हैं, या हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनकी बाकी कंपैरिजन में अच्छे हैं उन चीज़ों में? मतलब ऑब्वियसली इंडिया के लोग थोड़े मेहनती होते हैं। आपने ये सुना होगा इंडिया में कि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, IAS में बहुत हैं, ठीक है। इसका रीज़न ना बस ये नहीं है कि बस बिहार के लोग मेहनती होते हैं, उनके पास दूसरा चीज़ करने का ऑप्शन नहीं है, ये उनके पास कम ऑप्शन अवेलेबल है। एक बंदा पर कैपिटा इनकम में हरियाणा पंजाब बहुत आगे है बिहार से, लेकिन हरियाणा में क्योंकि वो फैसिलिटी उनको मिल गई है तो वो बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, वो कोई और दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। बिहार के लोगों के पास वो कम ऑप्शन है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है सरकारी जॉब और IAS की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागना। अब इसी कंपैरिजन को इंडिया पे लेके चलते हैं, ठीक है। इंडिया जो है थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम में पीछे है, राइट। तो हम अच्छी लाइफ चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ बेटर लाइफ फॉर अस एंड आवर फैमिली, राइट। तो फॉर दैट हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं हम उस पर मेहनत करते हैं उन चीज़ों पे, लेकिन हो सकता है हम क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत आगे कर सकें। तो ये काइंड ऑफ इंडियन इंजीनियर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, बट द सेम टाइम वी शुड थिंक अबाउट दैट कि कई सारी चीज़ों पे हम खुशी जो हमें दे दे, हम उस पर कई बार फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ये सिखाया जाता है इंजीनियरिंग में पैसा है, IAS में पैसा है, जो भी है मतलब, या पावर है, तो हम उस चीज़ को चेज़ करने जाते हैं। अमेरिका में जनरली जो इंजीनियरिंग करेगा वो बेसिकली इंजीनियर ही बनना चाहता था बचपन से, तभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है मोस्ट केसेस में, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। वो चाहे वो 6th क्लास से यूट्यूबर बन सकते हैं, पूरा सेटअप उनको मिल जाएगा। वो चाहे 6th क्लास से डांसर बन सकते हैं, डांस स्कूल में वो बचपन से जाते हैं। हमारे पास वो लग्जरी थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए मतलब कह सकते हैं कि हम उधर प्रोपोर्शन में ज़्यादा दिखते हैं, जिस तरह से बिहार के लोग IAS में ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शंस थोड़े कम है। कि मतलब मैं नहीं मानता हूँ, मैं चूँकि खुद बिहार से हूँ, बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि बाकी लोगों में कम टैलेंट है। बिहारी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसीलिए वो IAS में है। बिहारी लोग टैलेंटेड होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट उनकी मजबूरी भी है कई बार कि वो गवर्नमेंट जॉब और IAS को चेज़ करें, क्योंकि उस टैलेंट के पीछे जो छुपे हुए बहुत सारे लोगों की तैयारी जो वेस्ट हो जाती है वो रह जाती है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। वो ब्रेन ड्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा होगा भी बिहार में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये इसलिए होता है क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो निकलेंगे ना। टोटल मिला के अगर 3 लाख एप्लीकेंट है, उसमें से अगर 1.5 लाख बिहारी ही अगर बैठ रहे हैं, तो उनके निकलने के चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। और बाकी लोग तो वो सोच रहे हैं ना, बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हम तो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, हम तो यूट्यूब कर सकते हैं, हम तो भाई अगर डेयरी फार्म खोलें तो उसी में बहुत पैसा कमाएंगे। अलग अलग चीज़ें जो लोग सोचते हैं, राइट, दे कैन कम अप विद एनीथिंग, कि फार्मिंग में वो बहुत पैसा कमाते हैं। पंजाब हरियाणा के किसान बहुत पैसा कमाते हैं कंपेयर टू बिहार के किसानों के पास ज़मीन नहीं है उतनी। तो इस तरीके की चीज़ें जो ऑप्शंस मिले हैं हमारे पास, उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, राइट। इंडियन इंजीनियर्स डेफिनेटली बेटर, बट वहाँ पे थोड़ा जो डेटा स्क्यूड है वो इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की थोड़ी कमी है। आपने बताया कि जैसे वहाँ चाइना के स्टूडेंट्स का रेशियो थोड़ा कम हुआ है, उसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न है? मुझे लगता है कोविड के बाद से थोड़ी सी जो पॉलिसी हुई है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसीलिए शायद वीज़ा अप्रूवल वगैरह में, क्योंकि इनका कुछ गवर्नमेंट का इशू होगा, चाइना वर्सेस USA चलते रहता है, बिकॉज दे आर बोथ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, राइट। दे ऑल आर, मतलब दे बोथ आर नेक टू नेक इन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो इस वजह से मे बी, तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी में तो देखा था थोड़े से चाइनीज स्टूडेंट्स कम हो गए थे, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो ये रीज़न हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास फ्रांस के लोग भी कम आते हैं, या तो चाइना ने खुद के पास उतने कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली होगी और लोगों को ये सिक्योरिटी मिल गई होगी कि हम यहाँ पे सैलरी ज़्यादा कमा सकते हैं, तो क्यों जाएंगे दूसरी कंट्री। एक ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम में से भी बहुत लोग शायद यहीं पर रह जाएं अगर उनको ROI बेस्ट मिले और ये रहे, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम ही डेवलप्ड हो जाएं, सारी कंट्री डेवलप्ड है, तो देयर इज़ अ नो नीड टू गेट मोर एक्सपोजर देयर बिकॉज यू विल गेट ऑल द एक्सपोजर हियर। डेटा इंजीनियर हो आप, तो वो ही फील्ड आपने जब चुना, उसके पीछे आपका क्या अप्रोच था उसको लेने की? मैंने ये फील्ड चुना नहीं था, मास्टर्स के लिए मैंने बिजनेस एनालिटिक्स लिया था, राइट। तो उसमें बिजनेस एनालिटिक्स इट वाज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, पूरा एनालिटिक्स था इसमें, ठीक है, एनालिटिक्स था। और इसमें जब मैं गया था, माय फर्स्ट रोल वाज सीनियर लीड एनालिस्ट ऑफ डेटा साइंस इन USA, राइट। तो उस रोल में जब मैं था तो वो काम थोड़ा डेटा एनालिसिस की तरफ था। उसके बाद जब मैं स्विच कर रहा था तो आई गॉट द जॉब ऑफ डेटा इंजीनियर, राइट। तो उसमें इंटरेस्ट मेरा आ गया। जॉब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बताता हूँ मैं, ठीक है। जो AI और ये जो सारे काम कर रहे हैं, राइट, मॉडल रन करके कुछ भी फाइंड कर लेना, ये थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है डेटा साइंस के काम से।
ये उनको डेलीगेट करने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। और डेटा इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डेटा लेके तुम उसको एक्सट्रैक्ट करके मीनिंगफुल बना रहे हो, तो ये वाले काम में मिनिमम इम्पैक्ट डाल सकता है। जो भी एआई और उसका डेवलपमेंट हो ना, उसकी वजह से जो जॉब लॉसेस हो सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग में बहुत कम होंगे। तो एक वन ऑफ द रीजन ये भी था, बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज करंटली वर्किंग। आपने जब आफ्टर एजुकेशन आपकी फर्स्ट कंपनी क्या थी? इन्फोसिस थे। इन्फोसिस। आपने फर्स्ट जो आपका ऑन कैंपस हुआ वो इन्फोसिस में? देखिए, ऑन कैंपस नहीं होता है वहाँ पे, आपको बाहर खुद अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ऑन कैंपस नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती यूएस में। मैक्सिमम करियर गाइडेंस होती है, हाँ इंडिया में होता है। तो वहाँ पे कंपनीज में आप सारी कंपनीज में लिंक्डइन के थ्रू खुद अप्लाई करते हैं, खुद जॉब पाते हैं। मतलब कैंपस प्लेसमेंट नाम की चीज़ बहुत कम एग्जिस्ट करती है यूएस में, मेरे कॉलेज में नहीं करती थी। मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में वो नहीं होता? मैक्सिमम किसी में वैसे नहीं होता है, वैसे कह सकते हैं मैक्सिमम में नहीं होता है। इसके पीछे क्या अप्रोच होगी, मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों नहीं करती? करियर फेयर जरूर होता है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कि कंपनी आके अपने बारे में बताती है। जॉब एप्लीकेशंस जो होती है ना, बहुत वैसी प्रोसेस है जिसमें हमें बताना है कंपनी को हम ये क्वालिफाइड है, राइट। तो अब जब आपको बताना है तो आपको खुद अप्लाई करना चाहिए ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हेल्प कर देती है इस चीज़ में, जो कंपनी उसको बुला लेती है। उस वजह से कई चीज़ों का फ़ायदा जरूर होता है बच्चों को कंपनीज मिल गई, लेकिन ये सोचो अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया। किसी का पहले दिन में कंपनी आई 15 लाख का पैकेज दे रही है या 10 लाख का दे रही है, लेट्स से, ठीक है, तो उसका उसमें हो गया। कल को कंपनी आई, उसने 15 लाख का पैकेज दे रही है। अब वो 10 लाख वाला 15 लाख वाले में यूनिवर्सिटी मैक्सिमम टाइम में बैठने नहीं देती है, क्योंकि उनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट होता है, दे डोंट वांट टू इम्पैक्ट, दे वांट टू शो कि मैक्सिमम बच्चों की जॉब लग गई। वही 10 लाख वाला 15 की भी जॉब ले लेगा, और हो सकता है 20 की भी ले ले, 3 जॉब वो खा गया। और हो सकता है 2 लोगों की और जॉब लग सकती थी, वो नहीं लगी, तो कंपनी का परसेंटेज लोगों का जिनका जॉब लगता है वो घट जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं होता है। तो इसके ये कौन है, राइट। एक जरूर इसके प्रोज ये है कि इनको एक जगह सजा के प्लेट पे बफे मिल जा रहा है, राइट, बट दे कैन चूज ओनली वन आइटम। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग योरसेल्फ, तुम कितने भी जॉब ले सकते हो, जो बेस्ट है वो चूज करो ना। और सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि हर चीज़ तुम खुद कर रहे हो, यहाँ पे सामने सामने मिल जाता है। हो सकता है जो लर्निंग है ना वो लिमिटेड हो जाती है। हमारे यहाँ की जो आईआईटीज हैं वो भी ऑन कैंपस ही कई बार कंपनी आती हैं। एक डेटा मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे आइडिया और मेरे एक्सपीरियंस का था, तो इसको मैं फुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है ना कि जो आईआईटी में भी जो बच्चे ऑन कैंपस जॉब पा रहे हैं ना, कई बार आईआईटी के दाम पे पा जा रहे हैं, राइट। बट जब कोई आईआईटी का बंदा ऑफ कैंपस जॉब पा रहा है, सेम जॉब, कंपनी जनरली ऑफ कैंपस जॉब में अगर बंदा है ना, तो उसको ज़्यादा पैसे में भी हायर करने सेम रोल के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये बंदे ने ज़्यादा सीखा होगा। क्योंकि जो ऑन कैंपस जॉब का फॉर्मेट होता है वो कई बार लगभग फिक्स होता है, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर वो होगा। लेकिन जो ऑफ कैंपस जॉब होता है उसमें थोड़ा, कई लोग ऑफ कैंपस जॉब भी ले रहे हैं। अब इंडिया में तो बहुत लोग ऑफ कैंपस जॉब ले रहे हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज जो है मतलब उस तरीके से हायर नहीं कर रही है ऑन कैंपस में, वो ऑफ कैंपस पे भी फोकस कर रही है। ऑफ कैंपस जॉब में एक आधी हायर कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरी टीम को भेजना किसी कॉलेज में कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब उसके पीछे ये रीज़न था कि मतलब मुझे लगा कि मुझे जो सीखना था ठीक ठाक सीख गया हूँ अब यहाँ पे, राइट। तो फिर अब मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट भी आ गया था, सच बात ये थी, और मैं काफ़ी सीखने लग गया था। तो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए फिर मैंने स्विच कर लिया था। आपकी नवोदय से लेके यूएसए तक की जर्नी कैसी रही? नवोदय से निकलने के बाद फिर जैसे मैंने बता दिया कि बैचलर्स किया था, बैचलर्स ऑफ पावर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, और हॉस्टल में रहना, और जैसे नवोदय ने पहले ही समझा दिया था कि कैसे नए नए लोगों के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके कैसे उनकी कहानियों को भी अपनी कहानियों की तरह जिया जा सकता है और साथ रहा जा सकता है। तो काफ़ी आसान था मेरे लिए अडेप्ट करना, मतलब अपने अंडरग्रेड में भी। उसके बाद और आसान होते चला गया। तो यूएस भी गया था, तो सेम ही चीज़ थी, अलग अलग लोग आए थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, और फिर उसके बाद उनसे बातें करना, मतलब वो कुछ कुछ अलग स्टेट से भी थे इंडिया में, और कुछ अलग देश से भी थे, लेकिन जो अडेप्टिविटी नवोदय ने सिखाई थी, तो उस वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई किसी के साथ दोस्ती करने में, बातें करने में। और हाँ, कॉन्फिडेंट तो मैं था ही, मतलब। तो नवोदय से हमें जो एक हॉस्टल लाइफ जो मिलती है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी में हमें सपोर्ट करती रहती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप सोचिए ना, इतने यंग एज में कई सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं, तो आपको शायद ये नॉर्मल लगता होगा, बट ये मतलब नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। बहुत लोगों को अभी तक खाना बनाने तक नहीं आता है, लाइक बेसिक चाय बनाने नहीं आता है। लेकिन नवोदय में जो बेसिक चीज़ है, उस टाइम शायद चाय वाय बनाई होगी हीटर पे, पता नहीं, लेकिन क्या है ना कि ऑफिशियली तो चाय नहीं बनाई है, लेकिन सीख जाते हुए करने के लिए तुम कुछ भी करने रेडी होते हो। मतलब बेसिकली जो सरप्राइजेज होते हैं ना, उससे हम बहुत कम डरते हैं कंपेयर टू अदर पब्लिक।
ये नवोदय से हेल्प मिलती है। नवोदय हमारा उस तरीके का एक एटीट्यूड Groom बिल्डअप कर करता देता है, है, हाँ, बिल्कुल। बिल्डअप करता है, हम किसी Right. भी सिचुएशन में जाके अडॉप्ट कर सकते हैं, करेक्ट, ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और कर लेंगे, ये एक एटीट्यूड हो जाता है कि अरे कर लेंगे। तो क्या जब है? आप यूएसए में एज ए हायर एजुकेशन के लिए गए तो आपकी वहाँ वहाँ क्या चैलेंजेस थे? इनिशियली चैलेंज एक ये भी था, मतलब जो मैं इंग्लिश को लेके बहुत कॉन्शियस था, मुझे ये लगा कि क्या पता मेरी इंग्लिश आई थिंक इट्स नॉट गुड एनफ, और इस तरीके की फीलिंग आती थी पहले। बट मुझे लगा कि इंग्लिश ज़्यादा मैटर करता है, कम्युनिकेशन, और अगर आप खुल के बोलो ना, दिल की बात बोलो, तो लगभग सेम होता है, फिर बहुत कम लैंग्वेज और ग्रामर मैटर करता है, फिर लोगों को समझना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी कम्युनिकेशन थिंग, राइट। आपको कोई एक भाषा अगर अच्छे से आती है तो उसमें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, अगर दूसरी नहीं आती है तो आप सीख लीजिएगा, सीखने का एटीट्यूड है तो। हाँ, ये भी नहीं सोचना है कि अरे क्यों सीखें, ये तो बुरी चीज़ है, नहीं, कितनी भी चीज़ें सीखो आपको कुछ बुरा नहीं, चाहे इंग्लिश बोलो, मैं कह रहा हूँ इंडिया की कोई भी भाषा बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, सब अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें एक भाषा आती है, जैसे हिंदी थी मेरी मातृभाषा, है, तो इंग्लिश सीखने में कुछ खास चैलेंजेस आए नहीं, फिर जब मैंने तो खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाया तो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। और धीरे धीरे एक चीज़ जो मेरे को यूएस में अलग लगी थी वो ये थी कि यहाँ पे हम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे, राइट, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ते थे कई बार, मैक्सिमम सेमेस्टर एग्जाम के लिए, क्योंकि वेटेज उसी का होता था ओवरऑल मार्क्स पे, राइट, कॉलेज के। लेकिन जब वहाँ गया ना तो वहाँ पे असाइनमेंट जो है ना वो हर वीक हो रहे हैं। मान लो 3 सब्जेक्ट लिया तो तीनों के असाइनमेंट्स हो रहे हैं, और असाइनमेंट ऐसे नहीं होते हैं किसी का कॉपी किया डाल दिया, असाइनमेंट में मेहनत करनी पड़ती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना होता है, असाइनमेंट कंटिन्यूअस पढ़ाई करना, ये एक नई चीज़ थी यूएस में। उसमें एग्जाम पास करने के लिए जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो उस टाइम पे सेमेस्टर से पहले मैं पढ़ाई करता था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ाई करना, हर वीक पढ़ाई करना, ताकि जो है ना किसी भी असाइनमेंट में कम ना आए, क्योंकि अगर असाइनमेंट में कम आ गया ना तो ओवरऑल मार्क्स में ठीक ठाक वेटेज होता है। मान लो 10 असाइनमेंट है ना, कई सब्जेक्ट्स में फाइनल एग्जाम ही नहीं होंगे, 10 असाइनमेंट पे एक रिजल्ट, राइट, तो इतना वेटेज ज़्यादा है। तो ये मेरे को लगा कि कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है और थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो ये चैलेंज नहीं है, मतलब इस लिटिल बिट चैलेंज है, डिफरेंट, मतलब चैलेंज है इनिशियली ना, क्योंकि इनिशियली मेरे को असाइनमेंट की डेडलाइन वगैरह मिस होते होते मैं लास्ट मोमेंट पे करता था, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी। तो दैट वाज द इनिशियल चैलेंज। चैलेंज है ये एक तरीके का। और हाँ, एक दो चैलेंज और हुए थे। मैं दिल्ली में था ना, तो खाना बनाने के लिए दीदी आ जाती थी और बहुत सारी चीज़ों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल थी, और मैं घर कभी भी जा सकता था। ये सारी चीज़ें मिस होती थी, क्योंकि घर आऊँगा तो 1-1.5 लाख का खर्चा है, और अभी ऑलरेडी मैं लोन पे हूँ। 1.5 लाख तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, एक्चुअली 3-4 लाख का हो जाता है, क्योंकि 1.5-2 लाख की तो टिकट हो जाती है, उसके अलावा बाकी खर्चे भी होते हैं आपके। तो ये सब चीज़ें थी। तो इन चीज़ों का था कि जब भी मेरा मन करे मैं घर नहीं जा सकता था, और जो खाना खुद बनाना है खाने के लिए, क्योंकि बाहर खाओगे तो बहुत महंगा, उस टाइम तो मैं स्टूडेंट था ना, तो उस टाइम तो और महंगा था। बाहर खाओगे तो जितने पैसे खर्च होंगे यार, लगेगा अरे तो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया, क्योंकि पैसे तो मेरे इंडियन पैसे थे ना उस टाइम तक। उस टाइम मैंने यहाँ कमाना चालू नहीं किया था अमेरिका में। तो ये एक चैलेंज था इनिशियली, जो फैसिलिटी पर्सपेक्टिव से लगा। और कुछ चीज़ें जो उनको कल्चर को समझने में लगी, कि मान लो हम जैसे बात कर रहे हैं अभी अभी बहुत ही नॉर्मल सा टोन है, लेकिन जनरली हम इंडियंस ना बहुत तेज आवाज़ में बात करते हैं। तो वहाँ पे ये शायद उनको लगता है जब चिल्ला रहा है कोई हम पे, somebody is screaming at us, they feel like that। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ना होता टोन हल्का मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हल्की हल्की अलग थी। और कल्चरली वेज खाना अगर खाना है बहुत कम मिलता है कई बार, क्योंकि किसी भी सेक्टर में इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज राइट नाउ, इट्स अ स्किल, बिकॉज हर जगह उसकी रिक्वायरमेंट हो रहा है। अभी कंपनी में, इंडिया में ही आप ले लें तो बहुत सारी कंपनीज में वो चीज़ हो रही होती है। तो मतलब इंग्लिश को एज ए हम बात करें कि नवोदय में बच्चे उसके ऊपर काम करेंगे, इंग्लिश सीखें शुरू से ही, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बिकॉज कि हमें हिंदी आ रही है तो सिर्फ हिंदी सीख के रखने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ द मीडियम सो कि हम हर किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो उस चीज़ पे बच्चों को जो नवोदय में अभी पढ़ रहे हैं, या फिर जो अभी पास आउट हो गए हैं, अभी अंडर ग्रेड हैं, तो उनको इंग्लिश पे कितना फोकस करना चाहिए? जैसे आपने बताया इंग्लिश एक स्किल बन गई है, बात सही है। इंग्लिश स्किल इसलिए बन गई है बिकॉज हमने एज ए लैंग्वेज उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा कई बार। नवोदय में जैसे आपको पता होगा डेमोग्राफिक्स वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 75% ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और 25% शायद शहर से आते हैं। लेकिन 25% जो शहर से भी आते हैं वो भी शहर ऐसा नहीं है कि सारा दिल्ली मुंबई और इस टाइप का शहर है, नॉर्मल शहर है। और जो इंग्लिश का एक्सपोजर होता है जनरली ग्रामीण इलाकों में तो कम होता है और बाकी जगह और कम होता है। तो नवोदय में जब एंट्री पा रहे हो आप, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी इंग्लिश कमजोर होगी, आपको मौका नहीं मिला है पढ़ने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आपने इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्वालिफाई किया, यू आर इंटेलिजेंट। सो
आपने कभी ना कभी तो हिंदी भी सीखी होगी, तो इंग्लिश भी सीख सकते हो। सिंपल, मान लो 11 साल के हो गए तब तक आपने हिंदी सीखी, 5 साल से सीखना स्टार्ट किया, 6 साल में आपने हिंदी सीखी, कुछ साल में आप इंग्लिश सीख जाओगे। इसको इतना सिंपल बना के रखना है। होता क्या है ना कि हम कई बार चैलेंज की तरह इसको लेते हैं, क्यों सीखें, ये वाला एटीट्यूड सही नहीं है। और फिर जो स्किल वाली बात है, इंग्लिश बिल्कुल एक स्किल नहीं है। और बस ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश अच्छे से जानता है तो उसको सबसे इंटेलिजेंट समझा जाना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि जब आप कुछ ग्लोबल काम करना चाहते हो, आप अगर किसान हो, आपका काम हिंदी में चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि यू विल गेट मच अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, इट्स फाइन, हिंदी काफ़ी है। हिंदी, भोजपुरी और जो भी लैंग्वेज होती है, राइट, रीजनल लैंग्वेज लाइक बंगाली, और फिर उसके बाद तमिल, तेलुगु, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है ना, उसमें काम चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हो, जो एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कई लोग ये प्लान करते हैं, तो आप ये सोच के देखो, तो उसमें लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी से आए। बेस्ट बंदा तो वही होगा जिसको पूरी दुनिया के सारी लैंग्वेज आए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हमें वो लैंग्वेज टारगेट करनी है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन बोलती हो, ताकि हमारा स्ट्रगल मिनिमम हो और दूसरे की बातें हम समझ पाए, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन बोलती है, मतलब बड़े तादाद में बोलती है। खास करके जो अगर हम बात करें एमएनसीज में जो काम होता है, वो उसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश है, कंपेयर टू फ्यू कंट्रीज को लेफ्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमारा ट्रेड है भी नहीं, क्योंकि वो अपने कंट्री के लोगों को हायर करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इंग्लिश सीखना। और जैसे एक भाषा है, हिंदी सीखी वैसे इंग्लिश सीख लोगे, जो आपके लिए बेस्ट है। मिरर पे कई लोग काम करते हैं, ऐसे सीख लेते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, पता नहीं कैसी है, अभी इंग्लिश नहीं है, लेकिन जो मेरी थोड़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि पहले और इससे बुरी थी। क्या करता था, वेब कैम ऑन कर दिया लैपटॉप का, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड करता था, और फिर रिकॉर्डिंग करके सुनता था मैं, तो फिर पता नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप गाना गा रहे हो ना, तो आपको लगेगा आप ठीक गा रहे हो, अभी एक्चुअल में आप कैसा गा रहे हो वो जानना है, या तो किसी से फीडबैक ले लो। उससे भी खतरनाक फीडबैक पता है कब मिलता है, आप गाना गा रहे हो, रिकॉर्ड कर लो उसको, फिर सुन लो खुद ही, तो यार इतना गद्दा गाता हूँ मैं, इतना भद्दा गाता हूँ। कई बार अगर आप अच्छा नहीं गाते हो, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो वैसे ही जब आप रिकॉर्ड करोगे ना खुद का वीडियो, आप सबसे बड़े क्रिटिक होते हो खुद के। फिर जब आप सुनोगे उसको, कि जब आप बोल रहे हो तो सुनने में बहुत प्लेजेंट लग रहा है, राइट, लेकिन जब आप उसको रिकॉर्ड करके आराम से सुनोगे, तो यार ऐसे बोल रहा हूँ क्या मैं, फिर इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। लोग अपनी अपनी टेक्निक ट्राई कर सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट कर वर्क करता है, राइट, ऐसा है। तो नवोदय के बच्चों का प्रॉब्लम ये नहीं है, वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश खराब है तो इट्स ओके, बट लेटर ऑन दे शुड फोकस इफ दे वांट टू वर्क इन एमएनसीज एंड ऑल। अगर जरूरत पड़ रही है तो सीखना पड़ेगा वो चीज़। अगर मुझे चाइनीज़ की जरूरत पड़ेगी, मैं चाइनीज़ सीखूंगा, नहीं पड़ रही है अभी इसलिए मैं नहीं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको लेके स्ट्रिक्ट हूँ कि चाइनीज़ क्यों सीखूँ। आपने ये बोला कि वीकली असाइनमेंट जो मिलता था वो हमें करना ही पड़ता था, और वो रियल प्रॉब्लम होती थी। तो ये वन ऑफ द अप्रोच है जो हम हायर एजुकेशन ये फॉरेन में जाके करना चाहते हैं। जैसे इंडिया में मोर लाइक थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है, आपको चीज़ें बस रटने होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आप ना कैंपस से जब पास आउट हो जाते हो तब आप जाके रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं आप कंपनी में जाके फेस करते हो। ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि हम फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड ऑन करना चाहूँगा वैल्यू। इंडिया में जरूर अभी थियोरी पे बहुत फोकस होता है, कुछ सालों से मैं इंडिया में नहीं हूँ, जब तक मैं था तब तक होता था, अभी प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी हो रहा है जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली, क्योंकि नवोदय में से मैं हूँ, तो नवोदय की कुछ संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। हम लोग खुद एआई का कोर्स करवा रहे थे 10th से 12th इन सब क्लास में, राइट। इंडिया में गुरुकुल्स होते थे पहले, अगर आप देखोगे कभी, मतलब सीरियल में भी अगर देखा है, रामायण को चाहे स्टोरी समझो या महाकाव्य ग्रंथ जो समझना है समझ लो आपकी श्रद्धा के अनुसार। उसमें आपने सुना होगा गुरुकुल में वो जाते थे तो लकड़ी काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, राक्षसों से लड़ रहे हैं, मतलब कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, उससे लड़ना है। जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स था जो वो लोग फेस कर रहे थे, और उसका सोल्यूशन वो गुरुकुल में पा रहे थे। तो दैट वाज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल लर्निंग। बट रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली हमने थोड़ा थ्योरी पे फोकस ज़्यादा कर लिया है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस है वर्ल्ड का, ठीक है। अभी अमेरिका जैसे वापस प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है, पहले वो पूरा थ्योरी में ही था जब नेशन बिल्डिंग कर रहे थे वो, तो वापस हम प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे, धीरे 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 जा रहे हैं उसकी तरफ। तो इसमें कोई वैसा फील करने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में कभी नहीं था पहले। अभी कुछ कारणवश जो मतलब होता है ना कि जो भी हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह के बाद हम इवॉल्व कर रहे हैं फिर से, बीच में हम थोड़ा सा पीछे हट गए थे, बट वापस से हम अगर उस चीज़ में डायरेक्शन में जाए ना, जिस फिर प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करें, उस टाइम की प्रैक्टिकल चीज़ें वही थी।
उस टाइम के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, दे वर फेसिंग इट एंड दे वर ट्राइंग टू सॉल्व एंड लर्न इन द गुरुकुल इटसेल्फ. सो नाउ आल्सो जो जो प्रॉब्लम आ रही है, अब शायद प्रॉब्लम अलग होगी, हमेशा सवाल अलग होता है ना, तो उसी का जवाब हम ढूंढेंगे और फिर इजी हो जाएगा फिर ये करना. तो अभी जैसे हम नवोदय से पढ़े हुए हैं, तो नवोदय की कम्युनिटी को हम एक पॉजिटिव वे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? या फिर आप जब यूएसए में गए थे तो यूएसए में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है नवोदय वालों की. हाँ सही बोला आपने. मतलब नवोदय में जब मैं गया था यूएस में, तो मुझे लगा था मैं अकेले हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं पता था मतलब नवोदय का, कि मतलब नवोदय का यहाँ पे कुछ है. बेस ये नहीं पता था. ये मुझे पता था कि आईजा और ये काफ़ी बड़े लेवल पे है, बट मुझे नहीं पता था कि यूएस में कनेक्टेड भी होंगे या नहीं होंगे अच्छे से. फिर आईजा ये किसी के थ्रू मैंने रीच आउट किया था. एक जर्मनी के भैया थे, आई थिंक अनुराग भैया, उन्होंने कनेक्ट करवाया मेरे को. तो उसमें एक मुझे मिले अरुण भैया, उन्होंने बोला ग्लोबल नवोदय करके अलग कम्युनिटी है, मतलब जो पैरेलली, सो हम कर रहे हैं काम. कि क्या होता है ना, कई कम्युनिटी और चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बट वो काम नहीं कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, राइट. अब तो बन गए हैं क्योंकि सब उसके लिए एफर्ट लगता है ना यार, काम करने के लिए एफर्ट लगता है. ऑर्गेनाइजेशन तो एक बार उस टाइम मन किया बना दिया, चलाने के लिए चाहिए एफर्ट, ठीक है. तो वो जो है वो चल रहा था, मतलब ग्लोबल नवोदय चल रहा था. भैया ने रीच आउट किया, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया एंड दैट वाज लाइक कि वो नाइस. और फिर देन आई इंटरेक्टेड विद फ्यू पर्सन. रेफरल्स के लिए लोग बातें कर रहे थे क्योंकि मुझे जॉब सर्च करना था. उसके मदद के लिए लोग खुद से आगे आ रहे थे, मुझे रेफर कर रहे थे. मुझे याद है, मतलब हितलवा राठौर करके एक है, उन्होंने पीडब्ल्यूसी में रेफर किया था मेरे को इंटर्नशिप के लिए, राइट. तो दीज ऑल थिंग्स वर बिग. मे बी मैं उसमें गया नहीं इंटर्नशिप करने के लिए, राइट, ये मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उन्होंने रेफर किया. आप ये सोचो, एक नई कंट्री में कोई दूसरा बंदा आपको कर रहा है और आपको अपना सा फील हो रहा है. जो फर्स्ट 2 लोगों से इनसे मिला था मैं, देन आई वेंट फॉर एलुमनाई मीट. जब मेरा पहला एलुमनाई मीट हुआ था ऑस्टिन टेक्सास में, वहाँ जाके मुझे फील हुआ यार यहाँ पे क्या अलग दुनिया है. उस टाइम पे 50-60 लोग आए हुए थे और 60 लोग मिलके सब आपस में, किसी में कोई वो नहीं, कोई बहुत बड़े पोजीशन पे, कोई कहीं पर है. उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, उससे पहले उतने फाइनेंसेस भी नहीं थे कि मैं एलुमनाई मीट के लिए फ्लाइट टिकट और ये सब का खर्चा आता था, राइट. तो फिर मैंने सोचा कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे जाऊँ, अभी अपना लोन है, पढ़ाई है, जॉब है, राइट, वो सर्च करना है. तो जब जॉब लगी तो उसके बाद गया मैं वहाँ पर, वहाँ मेरे को बहुत स्पेशल सा फील हुआ. कुछ साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो कोविड के जस्ट बैच में ही था मैं, राइट. तो उसके बाद फिर मैं, मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ. मैंने कहा यार ये तो काफ़ी सही है, किसी में कोई वो नहीं, कुछ नहीं है, मतलब ये वैसी आइडियल कम्युनिटी है जैसे मैं ड्रीम करता था. फिर लोगों से बात की और पता चला, फिर धीरे धीरे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ये क्या कर सकते हैं. उस टाइम पे मैंने कुछ खास काम नहीं किया था, बट उसके बाद ग्रुप में मैंने लोगों को जोड़ा, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, लिंक्डइन पे खोज खोज के, और तब मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया. फिर जब नेक्स्ट एलुमनाई मीट हुआ मिशिगन में, तो उसमें मैं आईटी देख रहा था उनका, ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल. और इस तरीके से वो मीट में 50 से बढ़ के पॉपुलेशन लगभग 140 हो गई थी, बहुत तेजी से फैला. और नेक्स्ट ईयर अभी रिसेंटली हमने शार्लेट में खत्म किया, दिस ईयर अगस्त, 2 अगस्त 2024 में. तो हमारी जो पॉपुलेशन थी ना, मतलब 300 पार थी, इंक्लूडिंग फैमिली. नाउ इट्स मोर लाइक अ फैमिली इवेंट ऑल्सो. और जो फैमिलीज नॉन नवोदयन पीपल भी हैं, क्योंकि मान लो अगर दीदी है कोई नवोदय से, जो जीजू होंगे वो शायद नवोदय से नहीं होंगे, बट उनको इतना स्पेशल फील होता है. वी ट्रीट देम स्पेशली बिकॉज वी नो कि मतलब कैसा फील करा सकते हैं. उनको बहुत अच्छा लगता है और वो भी अब मिस नहीं करते. जो एक बार आ गया, बहुत रेयरली कोई बहुत ही इमरजेंसी काम होगा तभी वो छोड़ता है, नहीं तो मैंने तो नहीं देखा. जो एक बार आ गया ना वो कभी नहीं छोड़ता है फिर एलुमनाई. तो इस बार 300 से ऊपर लोग आए थे, बच्चे और फैमिली मिला के. तो काफ़ी अच्छा एलुमनाई मीट हुआ था और उसमें हमने बहुत डिस्कस किया. काफ़ी भैया लोगों ने हेल्थ केयर के बारे में बताया, डॉक्टर का एक सेमिनार रखा था हेल्थ रिलेटेड, कैसे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करें, कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, इस पर डिस्कशन हुआ था. कई लोगों ने एआई पे बताया कुछ, कई लोग एआई पे स्टार्टअप कर रहे थे, उन्होंने उसके बारे में बताया. कई लोग रियल्टर थे, रियल एस्टेट जो करते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं यहाँ पे, राइट, उसी टाइप का. तो फिर वहाँ पे वो भी हैं, मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोग. एक दीदी हैं, वो हैना आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल हैना आर्टिस्ट. वो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, कई कंट्रीज में जाके वो हैना का काम कर चुके हैं, उनके अंदर प्रॉपर टीम है. तो ये सोचो, नवोदय के लोग सी वॉज आर्टिस्ट इन नवोदय, राइट. हैना उन्होंने बाद में किया होगा क्योंकि बचपन से कोई हैना आर्ट तो नहीं करता है ना. लेकिन अब सोचो मतलब कि वो किस लेवल पे कर रही हैं, ताकि एक दूसरी कंट्री में भी एक खुद का बेस बना लिया है. दैट इज़ अ बिग थिंग, राइट. और अब इसी तरीके से, और फिर जब कोई आता है, मान लो जॉब सर्च करने के लिए, कुछ हम ट्राई करते हैं आपस में रेफर करने का, और क्योंकि अपना समझते हैं, और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हेल्प हो सकता है ना करें. और उसको मेन हमारा मकसद ये नहीं है क्योंकि किसी के लिए जॉब कर दें, ये कर दें, वो
थोड़ा सा आसान भी काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी को ये फील कराना भाई तुम अकेले नहीं हो। नए कंट्री में लोगों को अकेलापन फील होता है, नए स्टेट में होता है इंडिया में, तो उसको ये लगे कि कोई है तुम्हारे साथ, हम हैं साथ में, तू कर लेगा। तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो बच्चा खुद भी करता है, खुद ही कर लेगा, काफ़ी है। लेकिन बस उसको ये सपोर्ट फील कराना, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा करें, क्योंकि मुझे भी ऐसा कराया गया, तो मुझे अभी भी ऐसा कराया जाता है। और हम बहुत सारा ट्रिप्स करते हैं। फिर एक तो ये हो गया जो नेशनल लेवल का ग्लोबल एलुमनाई मीट हो गया, राइट। ये भी बहुत कंट्रीज में होता है, 8-10 कंट्रीज में हो चुका है अभी, ठीक है। जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, यूएई का बहुत बड़ा टीम है, और इस तरीके से और भी कंट्रीज में हुए हैं, लाइक कतर एंड ऑल, सब जगह हुए हैं, राइट। बट अब जब ये हो गया तो एक तो साल में एक बार होगा, फिर उसके बाद एक होता है स्टेट वाला भी हम करते हैं, जैसे टेक्सास का अलग से करते हैं, एक स्टेट है कनेटिकट, न्यू जर्सी, और इसका हम अलग से कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, और भी 50 लोग 60 लोग मान लो आए, और सबसे मिल पाए और बेटर वे में इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि अब कम लोग हैं ना। फिर नेशनल एलुमनाई मीट हुआ, फिर स्टेट लेवल का हुआ, फिर हम बीच में ट्रिप्स वगैरह भी करते रहते हैं आपस में, जैसे अब भाईचारा हो गया काफ़ी। तो हमारा क्लोज ग्रुप है, ऐसे ही बहुत लोगों का क्लोज ग्रुप है। मैं, अरुण भैया, अमित, रोहन, ये 4 लोग हैं, और एक हमारे भाई है वो संचित भाई, फिर अभी मुनज़्ज़िर भैया हैं, और फिर उसके बाद और लोग हैं, महेश भैया, भूपेश भैया। हम लोग सब ट्रिप पे गए थे रिसेंटली, और काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो एक सेंस ऐसा फील हुआ कि यार ये कितना स्पेशल सा फील हो रहा है। और एक मेरे रिलेटिव, हम लोग मामा बोलते हैं उनको, वो भी गए थे साथ में ट्रिप में। उनको लगा कि यार ये क्या दुनिया है। ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल। उनका नाम रविकांत है। उन्होंने कहा कि ये तो अलग सा है, मतलब ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल। जो नॉन नवोदयंस आते भी हैं ना, मतलब हमारे साथ, उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, वो फील करते हैं ओ वी आर ऑल्सो नवोदयन, इस टाइप का फील करते हैं। तो ऐसा था, बहुत स्पेशल फील हुआ। एक केवी के कुछ 2 लोग मिले थे, लेकिन इनिशियल स्टोरी शेयर करता हूँ। 2 लोग थे केवी के, तो बोलते यार हमारा तो कोई ग्रुप नहीं है। मैं केवी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, केवी बहुत अच्छा स्कूल है, पहले बता देता हूँ। फिर केवी के लोग मिले थे, उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं। तो तुम सारे एक जगह से हो। पहले तो वो कंफ्यूज हो गया, तुम लोग बहुत सारे बिहार से हो, कैसे है यहाँ पे। एक बिहार का बंदा था वहाँ पे केवी का। तो बोलता है कि अब फिर उसको इतना लगा कि इतना बड़ा ग्रुप कैसे बन गया, इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या यहाँ पे। मैंने बताया उसको इतने करते हैं। तो फिर हमें मस्ती वगैरह करके जाके हमें ज्वाइन किया उसने, फिर हमारे साथ डांस वांस करने लगे, हमें भी अच्छा लगा। वो भी फैमिली के साथ आए हुए थे, 2 कपल थे, शादीशुदा थे। तो फिर उन्होंने बहुत स्पेशल फील किया। एक ये छोटी सी स्टोरी थी जो हुई, तो मेरे को लगा वो नाइस यार, मतलब दूसरों के। और फिर उसने, हम लोग जब आ गए ना, तो मेरे को मैसेज किया, भाई बताओ कब ट्रिप करना है, मैं तो इन हूँ, कहीं भी जाना है तो, ऐसा करके उसने मैसेज किया। तो लगा हाँ, मतलब मे बी वी हैव अ गुड बॉन्ड बेस्ड ऑन नवोदय एंड ऑल। जो कम्युनिटी सर्विस और ये सब बचपन से सिखाई जाती है, वो अभी तक भी हमारे अंदर जिंदा है। तो जैसे हम कभी किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तब भी हमें लगता है कि हम कहाँ नई जगह आ गए, यहाँ के लोग मैं जानता नहीं हूँ, आप अकेला अकेला फील करते हो। लेकिन आप जब नवोदय के लोगों से मिलते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है ना कि ये इधर का है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारी फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ हम देखें कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर यूएसए या फिर किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में, वहाँ भी कोई नवोदय वाले मिलते हैं, तो यार ये तो एक फैमिली मिल गई, जो आई जस्ट मैं मिस कर रहा था। तो कई बार आप ना खाने पे भी जा सकते हो, रहने पे। आप कभी जाओगे ना फर्स्ट टाइम, जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, तो मैं घर पे आया, अभी शूट कर रहे हैं, तो अभी मेरे को नहीं लगा ना कि मेरे को भैया से पहली बार मिले फर्स्ट टाइम ही, मतलब वो इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है कि फेमिलियर है। हाँ, एक्चुअली मैंने अपने लिए एक थ्योरी बनाई है कि हम 80% तो पहले से ही बॉन्ड होता ही है। हाँ, जैसे हम मिलते हैं तो 20% अब पूरा 100% हो गया। करेक्ट। ऐसे फिर आप ना ऐसे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। नो फॉर्मेलिटी, नो नथिंग, जस्ट इंट्रोड्यूस कि भैया आपका नाम क्या है, और हमें बस ये जानना होता है कि आपका बैच कौन सा है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए कि मैं आपको भैया बोलना है या फिर आप मेरे को भैया बोलोगे। एग्जैक्टली। तो बस इतना जानना होता है। तो मतलब वो फैमिली वाली वाइब्स हमें आती हैं। मतलब कई बार लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये नवोदय की तारीफ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कम्युनिटी। ऑब्वियसली, बिल्कुल ऐसा है। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, नहीं तो किसी फॉरेन में जाके आपको चारों तरफ, जहाँ तो आप ना किसी माहौल से जुड़े भी नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि आप इंडिया में किसी स्टेट में जा रहे हो और ऑलरेडी आप कभी मम्मी पापा के साथ निकलते चले गए, या आप मिले हो, या आपका कोई रिलेटिव रह रहा है। फॉरेन में तो आपके लिए हर चीज़ नहीं होती है, और जब आपको ऐसी फैमिली मिल जाए तो आप तो मतलब स्पेशल, क्या मतलब सुपर स्पेशल फील करते हो, सुपर एक्साइटेड। तो ये दिस इज द पावर ऑफ नवोदय कम्युनिटी। नवोदय से अभी जो बच्चे निकल रहे हैं, जैसे अभी पास आउट हो रहे हैं 2025, 2024, इवन तो 2026 में होंगे, तो वो बच्चे हमारी जो कम्युनिटी है, जो नवोदय कम्युनिटी है, हर लेवल पे ग्रुप्स हैं, हर लेवल पे कम्युनिटी बिल्डअप है, एसोसिएशंस हैं, तो उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नवोदय के पास आउट होने वाले बच्चे हैं,
तो वो करियर वाइज कैसे जो कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग ऑलरेडी बन गई है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले पाए, राइट, करियर परस्पेक्टिव, राइट। तो देखिए, जो आपने पहला चीज़ बताया कि मतलब नवोदय में एक स्पेशल सा बिल्कुल बॉन्ड सा फील होता है, क्योंकि ये मुझे ना एहसास, इसका मेजर एहसास पहले आईजा और इन सब फेसबुक ग्रुप्स पे था, बट एक्चुअल एहसास मेरे को हुआ था जब मैंने ग्लोबल नवोदयन का ना फर्स्ट एलुमनाई मीट, मेरा फर्स्ट, वैसे वो 5th एलुमनाई मीट, वो जब अटेंड किया ना तो मुझे लगा यार ये भैया लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे जानते हैं मेरे को खुद स्पेशल फील हो रहा था। मतलब लगा ही नहीं कि भाई मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँ, बस एक इवेंट अटेंड करने आया हूँ। मैक्सिमम जो इवेंट्स होते हैं ना, स्पेशली बाहर की कंट्री में, ये होता है कि शांत है सब, डिनर कर लिया, खाना खा लिया, निकल गए सब, नहीं थोड़ा बहुत डांस कर लिया, इस तरीके का होता है मैक्सिमम जगह। बट वहाँ पे मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि तुम कहाँ से हो, किस तरीके से सोचते हो, क्या करते हो, राइट, मतलब एकदम बहुत स्पेशल सा फील होता है। तो ये वाला पार्ट सच है। और बेस्ट पार्ट क्या है ना नवोदय का, जो मैंने नवोदय के इतना नहीं देखा है, वैसे इंडिया में सब लोग कनेक्टेड है आपस में, राइट, बट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा डिवीजन कहीं ना कहीं हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर और इन सब की वजह से। बट नवोदय में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सेम ही कहानी है। वो बोलते हैं कि हम भी प्लेट घुमाते थे, जो केरला के भैया हैं वो भी सेम बात कह रहे हैं कि मैं भी प्लेट घुमाया करता था। और फिर यहाँ वाले भी जो मतलब हरियाणा के, पंजाब के, बिहार, यूपी के, ये भी सेम बात कर रहे हैं। और जो वहाँ के आंध्रा तेलंगाना के, उनके पास भी सेम स्टोरी है कि पानी को वी यूज्ड टू ड्रिंक वाटर लाइक दिस, तो हमारे पास भी सेम स्टोरी है। तो ये जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं इतने कॉमन होते हैं, क्योंकि आप बचपन में आए हो 5th क्लास में, रॉ होते हो, सब सिमिलर चीजें कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो कनेक्ट होता है ना बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। और आपस में उसी टाइम कनेक्ट हो जाते हैं कि मतलब ठीक है भाई, नवोदय ने कितना एनफ है, कई बार ऐसा हो जाता है, राइट। और फिर दूसरा सवाल ये था कि जो नए बच्चे हैं, इतनी स्ट्रांग जो कम्युनिटी है हमारी, जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर है, कैसा फायदा उठाए। देखिए आजकल तो आईटी के ज़माने में शायद नवोदय में भी स्कूल में फ़ोन वगैरह रखना अलाउड नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, लास्ट मैंने पता नहीं किया था, शायद नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन वो जो है उनके पास क्या होता है ना, जब वो निकल जाते हैं 12th क्लास, उससे पहले भी छुट्टियों में तो निकले ही रहते हैं, पिताजी का फ़ोन अपना यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ग्लोबल नवोदयन सर्च कर सकते हैं, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल नवोदयंस, मैं रिपीट करता हूँ, आप डाल दीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है, ग्लोबल नवोदयंस वो सर्च कर लेंगे और उस कम्युनिटी में जो भी क्वेरी होती है, जो जीमेल आईडी है ग्लोबल nowodayans@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, उस पर भी क्वेरी डाल सकते हैं अगर बाहर से रिलेटेड कुछ है तो। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि हम लोग जो बाहर हैं, हमारे दोस्त तो यहाँ पर भी है ना, हमारे लिए एक्सेसिबल ये चीज़ जरूर हो गई है। लेकिन अगर किसी कोई आईएएस आईपीएस और बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी है नवोदयंस, राइट, तो हमें अगर कनेक्ट करेंगे ना तो हम उनसे भी कनेक्ट करने में शायद सक्षम हो पाए, क्योंकि यहाँ पे उनको ये पता है कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जुड़ जाए और जो उनकी क्वेरी है वो बिंदास पूछें। हो सकता है हम पहले सब बिजी हों, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, राइट, एक बार में आंसर ना मिले, जनरली ऐसा होता नहीं है, तो फिर से पूछें वो भाई लोगों की तरह। ये सोचें कि घर पे भी पिताजी पहली बार में आंसर कई बार नहीं दे पाते हैं, बिजी रहते हैं, तो उस तरीके से सोचें और फिर उसके बाद हम हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। और मुझे लगता है आजकल के ज़माने में बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन वो बस एक क्वेरी डालनी है उनको, जो बेसिकली ग्लोबल नवोदयंस पे, और फिर हम किसी भी चीज़ के लिए गाइड करने के लिए। और अभी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था बाहर की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसको लेके ना रेमिटेंसेस बहुत आते हैं बाहर में, जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं उनसे, ठीक है, या जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो ये जो रेमिटेंस आ रहा है ना, बेसिकली इसको बढ़ा सकते हैं कंट्री के बेहतरी के लिए भी। और लोगों को क्या होता है कि जिनके परिवार से, क्योंकि जैसा हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते, तो ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके घर के बहुत सारे लोग पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी विदेश पढ़ने की, हो सकता है उनके गाँव में किसी को ना मिली है, उनके आसपास के 4-5 गाँवों में किसी को ना मिले है। तो उससे क्या होता है, उस बंदे ने कभी वो एग्जाम्पल ही नहीं देखा कोई बाहर पढ़ने जा सकता है, तो उसके लिए बाहर पढ़ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो उसको लगता है कि शायद ये अमीर लोग ही कर पाते हैं। तो वो जो सोच है उसकी, उसको हम इजी कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी आए हैं, और हमसे जो कम फाइनेंशियली स्टेबल थे, या जिनके पिताजी हमसे भी कम, हमारे पिताजी से भी कम कमाते थे, वो लोग भी आए हैं। उनको अगर कन्विंस कर पाए 100% स्कॉलरशिप और ये सब अलग अलग तरीके से, या अगर पैसे दे के भी आओ तो यहाँ पे चीज़ें सीख लोगे, इंडिया में ज़्यादा कमाओगे, या पैसे दे के आओगे अगर यहाँ जॉब करोगे तब तो चुका ही दोगे लोन। तो ये सब जो सोच है ना, थोड़ा रिस्क जरूर ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, एक नई कंट्री है, बहुत चीज़ें वो है, लेकिन ये सोचो ना रिवॉर्ड भी तो ज़्यादा है। और बिना रिस्क लिए किसको रिवॉर्ड मिला है? आप लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपको पता है ये कि मतलब कितना रिस्की गेम है ये, बट आप लोग कर रहे हैं अच्छे से,
और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस तरीके की सोच का, जो लोग खुद एक नए इनिशिएटिव के तहत चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है और उसके बाद ऑब्वियसली जब इसका रिवॉर्ड भी होता है, ज़्यादा होता है, तब लोग सोचते हैं बस अरे यार इसको ऐसे ही मिल गया। वो नहीं देखते हैं पहले की मेहनत, नहीं देखते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो है बस उनके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करना, ये ग्लोबल ऑडियंस बहुत अच्छे से कर देगा एज ए नवोदय कम्युनिटी, या फिर और किसी को करो। अगर वो डायरेक्ट ग्लोबल ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी और भैया से पूछ लें जो बड़े भैया हों, नहीं तो नवोदय में पता चल जाता है। हमारे क्लास से एक सीनियर गए हुए हैं, पता करते रहो, हाउस मास्टर से पूछो, किसी से भी पूछो, प्रिंसिपल सर से पूछो, किसी एक से बस कनेक्ट होने की जरूरत है जो सबको जानता है, किसी एक को जानता है। धीरे धीरे जो लोग खोजी लोग होते हैं वो खोज लेते हैं और हमारे पास पहुंचे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे हम जो हमारी बेस्ट कैपेसिटी में पाए हेल्प करने की। कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे हैं जो बच्चे यहाँ इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं, वो कम्युनिटी से बात कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हो कि इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, अब इंडिया में जॉब करने के लिए मान लीजिए किसी एमएनसी में अगर जॉब करना चाहते हैं, कोई अगर यूएस में भी काम कर रहा है तो मतलब सेम ही कंपनी है, ठीक है, तो वो रेफर वगैरह कर सकता है। और अगर बस रेफर नहीं, आप ये सोचो कि यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हो, चीज़ें तो सेम होंगी ना, काम जैसे मैं डेटा इंजीनियरिंग का कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियरिंग का काम यहाँ पे भी करूँगा, राइट, और सिमिलर कंपनी में, तो स्किल भी सेम चाहिए होगा, तो हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो मुझे ग्लोबल नवोदय कम्युनिटी के बारे में ये पता है कि हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी किसी कम्युनिटी में मतलब उतना इंटरेक्ट मैंने किया नहीं है, ठीक है, तो फिर मुझे पता नहीं है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जो भी मिले, हम नहीं तो किसी को जानते होंगे जो इंडिया में भी जॉब कर रहे होंगे सिमिलर। हर नवोदय की एक एसोसिएशन होती है, तो कांटेक्ट योर एसोसिएशन हेड जो है उनसे, इस तरीके से फील्ड में है, मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम नवोदय स्टॉक करके जो हम एज ए इनिशिएटिव रन कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे सीनियर्स के इंटरव्यू हैं। इंस्टाग्राम पे जाके आप बहुत सारों की प्रोफाइल चेक करके उनके साथ हमारे कोलैबोरेशन रहते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके आप उनको डायरेक्टली रीच आउट करके उनसे पूछ सकते हैं। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, बहुत सारे भैया लोगों के इंटरव्यू हैं। बिल्कुल। तो उनसे रीच आउट करके बोले भैया मेरे को इस फील्ड में जाना है और मेरे को आप गाइड कर दोगे, वो ईजिली, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी नवोदय हमेशा हम्बल रहते हैं। मेरे को बाहर वालों के लिए नहीं पता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपना एक एटीट्यूड बना के रखना ही पड़ता है, दैट्स द अनदर थिंग। बट आप एज ए नवोदय उनसे रीच आउट करते हो तो वो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जैसे हम हॉस्टल में बात करते हैं। तो आप उनसे रीच आउट करके बात कर सकते हैं कि भैया मेरे को इस फील्ड में जाना है, आप मेरे को गाइड कर दो कैसे मैं प्रिपरेशन करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ इंडिया में भी करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और नवोदय कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया जो नवोदय ग्लोबल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इंडिया में भी है। जैसे नवोदय स्टॉक इनिशिएटिव है आप लोगों का, राइट, आपके पास अगर रीच आउट करेंगे, आपने अपने पेज पे कुछ लिस्ट कर रखा होगा डिफरेंट नवोदय के ग्रुप्स और उनका लिंक, तो उनके लिए इजी होगा कनेक्ट करना, या तो आपको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ। हो सकता है जिनकी रीच ज़्यादा हो उसके पास पहुंचने की कोशिश करें, आपकी रीच ज़्यादा है तो आप किसी तरीके से जानते होंगे ज़्यादा लोगों को उनसे, क्योंकि स्वाभाविक है जो बच्चा 12वीं से निकल रहा है अभी वो कम लोगों को जानेगा, तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया है अब तो, खैर डिजिटल ज़माने में अगर किसी को रीच आउट करना है। अभी कई बार ऐसा हुआ है कि हमें डायरेक्टली मैसेज आया है कि भैया मैं ऐसे मेरे को एक जॉब के या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ कोई भैया नवोदय के दीदी भैया हैं, तो मैं पर्टिकुलर उस स्टेट का जो मेरे पास कांटेक्ट है उनको कांटेक्ट करके भैया ऐसे प्रॉब्लम है, आप देखो फिगर आउट करो कुछ। तो मतलब लोगों ने नंबर डायरेक्टली उनको पूछ के देना, आई विल शेयर विद देम, तो उन्होंने फिर उनको हेल्प आउट किया। मतलब फिर दोबारा से मेरे को क्वेरी नहीं आई, इट मींस कि वो हेल्प हुई होगी तभी उन्होंने दोबारा से रीच आउट नहीं किया। बिल्कुल। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसे हमारे नवोदय स्टॉक का जो पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ जाके आप ना बहुत सारे नवोदय के भैया लोग पढ़े, उनके साथ कोलैबोरेशन भी पढ़े, तो आप उनको डायरेक्टली उनकी आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हो। देखिए, हम किसी की मदद तब तक नहीं कर सकते अगर किसी ने ये नहीं बताया कि हमें मदद चाहिए। हम तो सोचेंगे नॉर्मली दुनिया चल रही है, ठीक है, पता थोड़ी रहेगा कि किसी को मदद चाहिए। हम बस बता सकते हैं कि देखो हम मदद करने तैयार हैं, पूछना उनको खुद पड़ेगा, इनिशिएटिव उन्हें खुद लेना पड़ेगा। हाँ, उनमें ये उत्साह जरूर भर सकते हैं कि तुम पहले बातें करो, तब डिसाइड करो कि तुमको अभी कुछ करियर में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार पता करो बड़ी दुनिया के बारे में, जो इससे तुम अभी अनजान हो और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम शायद बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अभी हमने देखा है कि नवोदय के जो बच्चे हैं ना, वो 10+2 पास आउट होने के बाद ना सीधे जॉब के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा हायर एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए,
तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, मेरा टेक आपसे थोड़ा सा अलग है इसमें। अगर वो +2 के बाद या 12th के बाद अगर वो जॉब का सोच रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जॉब करने से हो सकता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा, जैसा आप खुद मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो सबको पहले घर चलाना होता है। सर्वाइवल इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस, राइट। और हम डायरेक्ट जाके शिकार नहीं कर सकते हैं, तो हमें कमाना पड़ेगा ताकि हम बेसिक फैसिलिटी ले पाए। अगर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, उनको करियर पे भी फोकस करना चाहिए। कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, जो करनी है जॉब के साथ साथ, बिल्कुल आप अपने ड्रीम्स को ना मार नहीं देना चाहिए कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ +2 के बेसिस पे, शायद वो उतनी पेड नहीं भी होगी, लेकिन मैं ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है मेरे परिवार की स्थिति बेटर होगी, उससे मेरी स्थिति बेटर होगी। तो हमें एफर्ट लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले वो जॉब कर रहे हैं, उन्हें ऊपर की तरफ देखना चाहिए, बात करना चाहिए बाकी लोगों से जो शायद अच्छे पोस्ट पे, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, राइट। मतलब कि ठीक है कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बाहर ही जाना ही नहीं चाह रहा है तो बाहर वाले से क्यों बात करेगा, लेकिन अलग अलग लोगों से वो बात करें, भिन्न भिन्न लोगों से। जैसे आप लोगों का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, नवोदय प्रॉक्स इनिशिएटिव, राइट। आपके इंस्टाग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आप शायद हो सकता है मेंशन कर दोगे, ये हमारा ग्लोबल नवोदयंस, राइट। उस पर रीच आउट करें और पता करें कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए इस टाइम पे, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। राइट टाइम पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट फॉर्म में अगर मिल गया, तब आप दुनिया बदल सकते हैं। तब आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि मतलब देखो ना, कोर्स के तौर पे फ्री में यूट्यूब पे सारी पढ़ाई अवेलेबल है। फिजिक्स पढ़ना है, आप फ्री में पढ़ लोगे। अगर चैनल की भी बात करूँ, 5-5 हज़ार में कोर्सेज बेच रहे हैं ऑनलाइन और अच्छे टीचर्स के कोर्सेज बिक रहे हैं। तो पढ़ाई जो है ना रुकेगी नहीं आपकी। अगर आप कुछ पढ़ना भी चाह रहे हैं वो नहीं रुकेगी, सीखना आपका रुकेगा नहीं। फ्री में इतने चीज़ें अवेलेबल है अब, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाए, फिर उसके बाद वो इंसान फाइनेंस के बिना भी बहुत अच्छा कर सकता है। बेसिक फाइनेंस के लिए अगर वो जॉब इनिशियली कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसी को वो अपनी दुनिया और एंड गेम ना समझे। उसको ये ना समझे कि भाई हो गया, अब यही मेरी दुनिया है, शादी करनी है मेरे को, ये करना है, अब ये जॉब हो गई, यही काफ़ी है। उसको कोशिश करना है कि ताकि स्थिति तो वो भी सही करना चाहता है ना अपने परिवार की। वो चाहता है ना उसके परिवार वाले अच्छी ज़िंदगी जिएं। अगर वो चाहता है तो वो बस एक बार आसपास देखे, जो उनसे अच्छा कर रहे हैं एक बार बात करे। सब अपने हैं, कोई बहुत कम ही लोग हैं ऐसे, मैं तो नहीं मिला हूँ किसी से जो बहुत एटीट्यूड खाएंगे नवोदया में। तो एक बार रीच आउट करे, पता करे कि मतलब ये पर्सपेक्टिव बता सकते हैं। हो सकता है कि उसने कभी आईटी का सोचा नहीं होगा 12th में, लेकिन आईटी में जॉब करना उतना मुश्किल भी नहीं है, नहीं तो कोई और भी नहीं कर पाता। इतने लोग कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है, हर चीज़ आसान है एक्चुअली। सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सही गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो अपना बेस्ट दे सकते हैं। जैसे अभी हमें एलुमनी मीट में मिले थे, बहुत सारे लोगों से मिले, जिसमें दोनों दीदी भैया लोग दोनों की शादी है और वो दोनों मैरिज उनकी हो चुकी। मैं अपने नवोदय में बहुत देख रहा हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आपकी शादी में आपका कुछ उस तरीके का कुछ इरादा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर एज ए नवोदयन हो तो हमारे लिए लाइफ कितना ईजी हो जाती है। एटलीस्ट हम इसी उम्मीद में शादी करते हैं कि लाइफ ईजी हो जाए, नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन लोग इसी उम्मीद में शादी करते हैं कि लाइफ ईजी हो जाए, राइट उनको। और फिर रही नवोदय से शादी होने की बात, यार बहुत कॉमन है। आप ये सोच के देखिए, 5वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक, मतलब जब आप लगभग 11 साल के हैं, अगर ओवर एज नहीं आए हैं कोई, तो 10-11 साल से लेके 17-18 साल तक अगर आप सेम जगह पे हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके हार्मोन्स डेवलपमेंट भी लगभग सिमिलर पीरियड में हुए होंगे, राइट। तो उनको जो है एक दूसरे को जान चुके हैं, एक दूसरे की जर्नी उन्होंने 6-7 साल लगातार देखी है, तो बहुत पता चल जाता है एक दूसरे के बारे में कि ये कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, नहीं करता है, बिहेवियर का अच्छा अंदाजा हो जाता है। तो एक सही तरीका है लाइफ पार्टनर ढूंढने का ये, जो नवोदय से शादी कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी बात है। मैंने भी कई सारों को देखा है, तो वो लोग भी कर रहे हैं नवोदय से शादी। और रहा मेरा टेक होने का बाद, नहीं मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। मतलब कई नवोदय से शादी नहीं भी कर रहे हैं। मान लो लड़कियां लगभग 16 से 20-25 होती थी पहले हमारे टाइम पे, और लड़के होते थे 60, तो 20 लोगों के 20 से ही शादी हो पाएगी अगर सबसे शादी करें तो, राइट। तो 40 को बाहर ढूंढना पड़ेगा ना। ये आपके साथ जो हमने पॉडकास्ट किया, ये हमारा पहला इंटरनेशनल पॉडकास्ट है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन इंटरनेशनल यूएसए में आप काम कर रहे हो। और इसी तरीके से मतलब आपसे जो बात हुई कि बहुत सारे भैया लोग और दीदी लोग हैं यूएसए में और अदर कंट्री में, तो उसी सीरीज में हम बहुत सारे इंटरनेशनल जो एनआरआई हैं नवोदय के जो भैया दीदी लोग, उनसे हम आगे भी बहुत सारे करेंगे। उसमें हमारी बहुत सारी आप हेल्प कर सकते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, और बहुत सारे लोगों से
और हम उनकी स्टोरी लाएंगे। जो आपने बोला कि आप ना दूसरों को अपलिफ्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप होते ही हो। करेक्ट। तो द सेम वे मतलब हमारी जो पूरी नवोदय स्टॉक की टीम है उसमें मैक्सिमम हम दोस्त ही हैं, और उसमें सब मेरे दोस्त मतलब क्लासमेट्स हैं। तो मतलब द सेम वे कि मैं सोचता हूँ कि हम एक साथ ग्रो करें, हम एक साथ अच्छा करें लाइफ में। तो ऑटोमेटिकली आप ना वो जो आपने बोला कि आप ना कई बार आप अकेले रहते हो तो आप उतने खुश भी नहीं रहते हो। बिल्कुल। और आप छोटे हो तब से आप उनके साथ हो, आप एक साथ ग्रो करे हो उनके साथ, तो लाइफ भी उनके साथ पूरी स्पेंड करने में आपको कितना मजा आने वाला है। बिकॉज आप उनके साथ हर जगह छोटे से, जैसे हम नवोदय में हम बहुत छोटे से साथ में गए, वहीं हम एक साथ नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ आप लाइफ में भी ग्रो करते रहोगे तो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। Correct, और कई बार लोग नहीं समझते हैं, बट ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम उनके साथ ग्रो करेंगे, उनके साथ लाइफ को स्पेंड करेंगे तो और मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भैया, और नवोदय की इतनी सारी हमने इंसाइट्स और हमने नवोदय के बारे में बात की। इट मे बी हेल्पफुल फॉर सो मेनी पीपल्स नवोदियंस। आपसे बहुत सारे लोग हैं जो रीच आउट करेंगे, आपसे पूछेंगे हायर एजुकेशन के लिए यूएस या फॉरेन में कोई सोच रहा है तो आपसे कनेक्ट करेंगे। ओवरऑल इट्स हेल्पफुल फॉर सो मेनी नवोदियंस एज वेल, इवन दो बाहर वाले लोग भी देख रहे हैं वो लोगों को भी हेल्पफुल होगा। ये मतलब एक बहुत अच्छा मोमेंट है जो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा इस पूरे कन्वर्सेशन में, और मैं ऐसे ही आपसे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आगे सीखता रहूँगा। थैंक यू राज, मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी। और रही बात जैसे हेल्प करने की, मैंने बता दिया वो आपके इनिशिएटिव जो है नवोदय स्टॉक इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल नवोदय पे कर सकते हैं अगर कुछ करियर गाइडेंस चाहिए इसके लिए। और स्पेसिफिकली अगर फॉरेन एजुकेशन या अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड किसी को हेल्प चाहिए तो हम एक लीप एडमिशन करके संस्था भी चलाते हैं। तो उसके तहत लीप एडमिशन में जुड़ के वो जो जानकारी चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्या क्या गाइडेंस चाहिए और क्या हेल्प चाहिए, इवन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है हम हेल्प करेंगे। और फाइनेंसेस कैसे अरेंज करना है उसके लिए भी हम अरेंजमेंट करेंगे। हम मतलब सबको पैसे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको पैसे कैसे मिलेंगे ये चीज़ें डेलीगेट करके अच्छे से बता सकते हैं। तो अब्रॉड एजुकेशन के लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो लीप एडमिशन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और नवोदय की कम्युनिटी है ही आपस में एक दूसरों को। और मेरा एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, कहीं पे मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जनरली हमारा जो ग्रोथ होता है इस तरीके से हो तो बेस्ट होता है, राइट। नहीं तो एक इंसान कहीं चला गया और अगर अलग रह रहा है वो भी कुछ खास खुश नहीं रहेगा, वो अकेला है क्योंकि, और कई लोग पीछे रह गए, अगर उसी के सारे दोस्त वहाँ पे हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ज़िंदगी जीना, राइट। तो ऐसा है। और काफ़ी अच्छा लगा राज, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। थैंक यू।